नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका कॉमर्स एंड फन पे, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और मैं हूं आपका अप्लाइड मैथ्स का मेंटर। नाम है मेरा राहुल और हम करने वाले हैं क्लास 12th के पहले टॉपिक, जिसका नाम है मॉड्यूलो अर्थमैटिक, को आज के सेशन में, आज के लेक्चर में समाप्त। तो ना, आपने समाप्त तो बोला, मैंने खत्म करने वाले भैया अपन इसको, क्योंकि बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है, पढ़ने में मजा बड़ा आता है, लेकिन शुरुआत में डराता बहुत है। काहे कि भैया नाम ही खतरनाक है। वो अंग्रेजी हॉलीवुड पिक्चर नहीं होती है, उसमें एक साइंटिस्ट होता है जो कि कुछ बहुत ही खतरनाक सा वो बना देता है, विलन टाइप का, जिसमें बहुत ही ज्यादा अलग अलग टाइप की शक्तियां होती हैं। वैसा कुछ साउंड कर रहा है ये मॉड्यूलो अर्थमैटिक। लेकिन जब इसको पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप बचपन से पढ़ते आए हो और काफी आसानी इसको इसको चुटकियों में समझ जाओगे। बस एक बार मामला शुरू होने की देर है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, किसी और की लाइन कॉपी करी मैंने, बस कॉपीराइट ना आ जाए। चलो, तो भैया इंट्रोडक्शन होगा सबसे पहले। मेरा नहीं, मेरा मैं पर्याप्त इंट्रोडक्शन दे चुका हूं। नाम बहुत है, काम क्या करता हूं वो बहुत है। बस, तो नाम है राहुल, काम है आपका मैथ्समेंटर। अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक पे। हमने जब गणित पढ़ना शुरू किया था, जब हम इत्तू से थे, सर इतने भी नहीं, मतलब थोड़े बड़े थे, चलो इत्तू से थे, जब से हमने गणित पढ़ना शुरू किया है, जब से हमने मैथ्स स्टार्ट करी है, मैथ्स को फील किया है, द फर्स्ट थिंग दैट वी स्टडीड वाज नंबर्स। याद होगा आपको, वो स्क्वायर स्क्वायर वाली बुक में लिखते थे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। नंबर्स पढ़े हमने, बिल्कुल पढ़े हैं सर। अब जो नंबर्स हमने पढ़े थे, और जब हम थोड़े से बड़े हुए थे, तो हमने पढ़ा उन नंबर्स को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, यानी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना। राइट, ये हमने सीखा था। इनको हमने कहा क्या? इनको हमने कहा भैया नंबर्स के ये होते हैं ऑपरेशंस। ये क्या होते हैं? ये होते हैं नंबर्स के ऑपरेशंस। ठीक है। और मैथ्स की वो ब्रांच, मैथ्स की वो ब्रांच, मैथ्स की वो शाखा, मैथ्स का वो पार्ट जो कि नंबर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी बात करता है, उसका नाम है, उसका नाम है, जिसको हम बहुत कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं सर? उस पूरे नंबर्स और उसके ऑपरेशंस के अराउंड जो मैथमेटिक्स रिवॉल्व करती है, उसकी ब्रांच का नाम है, उस पूरे कॉन्सेप्ट का नाम है अरिथमेटिक। याद आया? बिल्कुल सर। और हमारा जो आज का टॉपिक है, उसका जो सेकंड वर्ड है, क्या है? यही तो है। एक बार स्पेलिंग चेक कर लूं, मेरी, तुम्हें पता ही है गणित कमजोर है, अंग्रेजी भी। हाँ, तो अरिथमेटिक, देखा, मुझे लगा ही था अरिथमेटिक। यार हम, ऐसा है, मैं इंग्लिश सीख तो गए हैं, बोल भी लेते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं आती है। ठीक है, तो जो वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो कि नंबर्स और उसके ऑपरेशंस के अराउंड रिवॉल्व करती है, ठीक है, उसके स्पेसिफिक नेचर, उसका वे ऑफ डूइंग थिंग्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, उसे आप कहते हैं अरिथमेटिक। ठीक है। और जो हमारा टॉपिक है, उसको दो शब्दों का ये टॉपिक है, जिसका नाम है मॉड्यूलो अरिथमेटिक। ठीक है। इसमें से जो दूसरा वर्ड है, उस पे हम पहले कंसंट्रेट करेंगे, उसके बाद हमारे फर्स्ट वर्ड पे आएंगे। ठीक है। तो जब भी मैथ्स में नंबर से रिलेटेड कोई पैटर्न, कोई कॉन्सेप्ट, कोई ऑब्जर्वेशन निकल के आता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं अरिथमेटिक। जैसे आप बात करोगे, उसमें हम यूज करते हैं वर्ड अरिथमेटिक। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्लास 10th में पढ़ा है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वो किस चीज की बात करता है सर? वो बात करता है कि जब हम एक स्पेसिफिक नंबर को ऐड करते जाते हैं, कहीं से शुरू करने के बाद एक बार, तो फिर हमें नए नंबर्स मिलते जाते हैं। ऐड या सब्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल लिखा मैंने 2, उसके बाद लिखा मैंने 6, उसके बाद लिखा मैंने 10 एंड सो ऑन। तो यहां मैंने क्या किया? यहां मैंने एडिशन का, यहां मैंने एडिशन का क्या किया?
एडिशन का उपयोग किया, एडिशन यूज किया, ठीक है, किसी पर्टिकुलर मैथमेटिक कॉन्सेप्ट में, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये फेयर इनफ है, थोड़ा सा आपको समझ में आया। एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है, मैंने कहा घड़ी में इस समय 17 बज रहे हैं, ठीक है, कितने बज रहे हैं, 17 बज रहे हैं, और आपसे पूछा कि अगर किसी सामान्य व्यक्ति को बताना है तो क्या बोलोगे, कितने बज रहे हैं। सर मैं यहां पे बोलूंगा कि भैया देखो 17 बज रहे हैं, इसमें से अगर आप 12 घटा दोगे तो टाइम बचेगा आपके पास 5। तो अगर मैं सामान्य भाषा में कहूं तो अभी 5 PM हो रहा है अंग्रेजी में, हिंदी में कहें तो शाम के 5 बज रहे हैं। ये मैंने क्या किया, ये मैंने एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगाया कि यूं तो घड़ी में 24 घंटे होते हैं, लेकिन हमने उसको 12-12 के 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। तो जब भी घड़ी में 12 तो पहले वाली 12 की साइकिल कंप्लीट होती है और दूसरी वाली शुरू हो जाती है, हम ऑटोमेटिकली वापस 1 2 3 4 पे आ जाते हैं। लेकिन टेक्निकली हम करते क्या, टेक्निकली हम ये करते हैं कि हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं जिसमें जैसे ही वैल्यू 12 के ऊपर जाती है हम उस वैल्यू में, उस आवर में से 12 माइनस कर लेते हैं। जैसे कोई बोले 19 बज रहा है, 19 हमें समझ नहीं आएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, 19 में से 12 माइनस कर देंगे तो हम क्या बोलेंगे, भैया 7 बज रहा है शाम का, है कि नहीं। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है जहां पे हम 24 आवर क्लॉक को 12 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करते हैं, इसे आप कहते हो क्लॉक अर्थमेटिक। क्या कहते हो, इसे आप कहते हो क्लॉक अर्थमेटिक, जिसमें आप 24 आवर को 12 आवर के 2 में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, 24 आवर आपके टाइम को 12 आवर पैटर्न में कन्वर्ट करते हो, AM PM का इस्तेमाल करते हो, सुबह दोपहर शाम ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करके टाइम बताते हो। क्लियर है, बिल्कुल सर। ऐसा ही एक और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जहां पे क्या होता है, जहां पे चीजें खुद को रिपीट करती हैं, ठीक है, जैसे यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे दिन में 2 बार 1 बज रहा है ना, कब बज रहा है, मतलब 24 घंटे में 2 बार 1 बजता है ना, एक बार रात के एक बार दोपहर के 1। 24 घंटे में 2 बार 5 बजते हैं, एक बार सुबह के एक बार रात के, है कि नहीं, शाम के मतलब बेसिकली। तो अगर मैं यहां पे उस हिसाब से सोचूं तो एक और जगह है जहां पे हमारा इस तरीके का पैटर्न बनता है, और उसी जगह से रिलेटेड हमारे जो मैथमेटिक्स है वो हम मॉड्यूलो अर्थमेटिक में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे देखो, यहां पे आपने एडिशन यूज किया, कोई अगर यहां पे पूछे तो यहां पे आप क्या यूज कर रहे हो, सब्सट्रैक्शन यूज कर रहे हो, है ना। तो यहां पे क्या यूज हुआ, सब्ट्रैक्शन, है ना। ऐसे ही एक और मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो कि अर्थमेटिक के अंदर आता है, और वो होता है डिवीजन, ठीक है। अब डिवीजन की बात अगर मैं करूं आपसे, ठीक है, तो मैंने यहां पे सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज किया, तो ये अर्थमेटिक में आ गया, इसको कहते हैं हम क्लॉक अर्थमेटिक। यहां हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों यूज करते हैं, बट यूजुअली एडिशन कहते हैं हम, तो ये होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसे ही डिवीजन में जब हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया, एक पर्टिकुलर फिनोमिना ऑब्जर्व किया, तो हमने उसका नाम भी यहीं कहीं अर्थमेटिक से जोड़ दिया, और मॉड्यूलो अर्थमेटिक जो है वो आपके डिवीजन के कॉन्सेप्ट के अराउंड रिवॉल्व करता है। और मैं एक लाइन में आपको समझा दूंगा कि मॉड्यूलो अर्थमेटिक में करना क्या होता है, बस थोड़ा सा पेशेंस वाली बात है, ठीक है। चलो यहां देखना, जब भी हम डिवीजन की बात करते हैं, ठीक है, हम डिवीजन करते समय डिवाइजर को बहुत ज्यादा याद करते हैं कि भैया किससे डिवाइड होना है, ठीक है। हम डिविडेंड को बहुत ज्यादा याद करते हैं कि भैया किसको डिवाइड होना है, और हम क्वोशिएंट को ज्यादा याद करते हैं कि भैया किस वैल्यू से वो डिवाइड हुआ, मतलब कितना आया वो वैल्यू जो कि डिवाइड करने पे एज अ रिजल्ट हमने यूज किया। द लेस डिस्कस्ड हाउएवर वेरी यू कैन से यूजफुल कॉन्सेप्ट, ठीक है, और अ कॉन्सेप्ट वेयर यू कैन सी पैटर्न्स इज द रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर है भैया, ये वैसे तो बचा कुचा माल है, लेकिन अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे ना, तो ये एक मैथमेटिकल पैटर्न फॉलो करता है जिसको हम यहां पे कवर करने वाले। सर कौन सा मैथमेटिकल पैटर्न, तो एक बात समझना, एक छोटा सा काम आपसे मैं करवा रहा हूं, उसको समझ जाओगे तो आपको यहां पे मॉड्यूलर अर्थमेटिक की बेसिक्स एक तरीके से डाइजेस्ट हो जाएंगी। एक काम करो, जरा
5 को 4 से डिवाइड करके दिखाओ। है सर क्या फालतू काम कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद 6 को 4 से डिवाइड करके दिखाओ, 7 को भी 4 से डिवाइड करके दिखाओ एंड 8 को भी 4 से डिवाइड करके दिखाओ। सर 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा ही नहीं पूर्णतः। 5 4 1 जा 4, मेरे पास क्वेश्चन आ जाएगा 1। और क्योंकि आपने रिमाइंडर पे गोला डाला है तो पक्का रिमाइंडर के बारे में कुछ होगा यहां पे, तो रिमाइंडर आएगा 1। और मैं वही आपसे पूछना चाह रहा हूं एक्चुअली कि जब 5 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया। सर 5 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 1। 6 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 2। 7 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 3। 8 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 0। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। 9 को 4 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर आएगा 1। 10 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा 2। 11 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा 3 एंड 12 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा 0 है। हाँ यार सर, अबे यही नहीं और आगे बढ़ो। 13 को डिवाइड करोगे 4 से, 17 को डिवाइड करोगे 4 से, 21 को डिवाइड करोगे 4 से, 25 को डिवाइड करोगे, 29 को डिवाइड करोगे, 33 को डिवाइड करोगे 4 से। उन सब को 4 से डिवाइड करोगे आप, हर बार आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, हर बार आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा 1। ये क्लियर हुआ? बिल्कुल सर। और यहीं से आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलो अर्थमेटिक थोड़ा थोड़ा जन्म लेता है, क्योंकि यहां पे आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि रिमाइंडर्स क्या करते हैं, रिमाइंडर्स पैटर्न फॉलो करते हैं। ठीक है, पैटर्न फॉलो करते हैं। कैसा पैटर्न फॉलो करते हैं, आप अगर यहां ध्यान से ऑब्जर्व करो तो रिमाइंडर आया 1 2 3 0, फिर अगले वाले में रिमाइंडर 1 2 3 0, फिर अगले वाले में रिमाइंडर 1 2 3 0। और न सिर्फ ये 4 के साथ है, आप किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो, ठीक है, और फिर वो डिवीजन को अगले कंसेक्यूटिव टर्म्स में आप आगे बढ़ाते जाओ, आपको दिखेगा कि एक सर्टेन वैल्यू के बाद आपका रिमाइंडर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। चाहे मैं इन नंबर्स को 7 से डिवाइड करूं, ठीक है, 7 को 5 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 5। 6 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 6। 7 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 0। 8 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 1। 9 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 2। 10 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा 3। 11 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा 4 एंड 12 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे वापस रिमाइंडर आएगा 5, which means remainders follow a pattern and the study of this pattern of remainders, ध्यान से सुनना, ये जो रिमाइंडर्स के पैटर्न की हम जो स्टडी करते हैं उसका नाम है मॉड्यूलो अर्थमेटिक। है क्या बात कर रहे हो सर, तो फिर झूठ बोलूंगा क्या भाई, यही है कुल मिला के कॉन्सेप्ट। क्या है मॉड्यूलो अर्थमेटिक, किसको पढ़ता है, मॉड्यूलो अर्थमेटिक इज द स्टडी ऑफ रिमाइंडर्स। और रिमाइंडर्स कहां मिलते हैं, रिमाइंडर्स मिलते हैं लोगों को डिवाइड करने पे। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं थोड़ी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी पे, क्योंकि जरूरी है ये भी समझना, कई बार इनसे एमसीक्यू फंस जाता है। क्या है भैया मॉड्यूलो अर्थमेटिक, तो यहां पे देखो एकदम ध्यान से अपन यहां पे पढ़ते चलेंगे। तो मॉड्यूलो अर्थमेटिक इज सिस्टम ऑफ अर्थमेटिक ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स की बात हो रही है, मतलब आप पॉजिटिव या नेगेटिव किसी को भी ले सकते हैं यहां पे कंसिडरेशन में। वेयर नंबर्स क्या करते हैं, नंबर्स खुद को व्रैप अराउंड करते हैं। व्हाट डू मीन बाय व्रैप अराउंड, कि जहां पे शुरू किया था वहीं पे वापस आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड व्रैपिंग अराउंड। ठीक है, तो जहां शुरू किया था घूम फिर के वहीं वापस आ जाना। क्या होता है, व्रैप अराउंड करते हैं व्हेन रीचिंग अ सर्टेन वैल्यू कॉल्ड द मॉड्यूलस। तो यहां से आता है इसका नाम मॉड्यूलस, जिसको शॉर्ट में आप क्या कहते हो, जिसको शॉर्ट में आप कहते हो मॉड। ठीक है, मॉड्यूलस या फिर मॉड जो है वो एक और जगह पे यूज होता है, दैट इज द फंक्शंस में यूज करते हैं। ठीक है, जब हम वो पढ़ेंगे तब आप वो भी समझेंगे, पर फिलहाल यहां पे अर्थमेटिक में मॉड किस लिए यूज होता है उस पे अपन जरा सोचेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखना मॉड्यूलो अर्थमेटिक, ये आ गया मेन डेफिनेशन।
व्हाट इज मॉड्यूलो अर्थमेटिक? तो मॉड्यूलो अर्थमेटिक कंसिडर्स, किसको कंसिडर करता है भैया? कंसिडर्स द रिमाइंडर। मॉड्यूलर अर्थमेटिक किसको कंसिडर करता है, किसको भाव देता है, किसके बारे में पूछता है? वो पूछता है रिमाइंडर्स के बारे में। कब? जब आप एक इंटीजर को डिवाइड करते हैं दूसरे इंटीजर से। ये मामला क्लियर हुआ? ठीक है। When we divide इंटीजर a by इंटीजर b, जब हम इंटीजर a को इंटीजर b से डिवाइड करते हैं, या पहले भी पढ़ चुके हो, तो आपको मिलता है कि a दैट इज जिसको डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल्स टू कौन? डिवाइजर, जो कि है यहां पे आपका b इंटू क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर। ये चीज आप बचपन में पढ़ चुके हो, उसी को थोड़ा ए बी करके लिख दिया है, जहां पे a इज रिप्रेजेंटिंग डिविडेंड, b is representing divisor, q is the quotient, r is the remainder। तो जब डिवीजन की बात हो रही है, रिमाइंडर की बात हो रही है, तो रिमाइंडर का पहला इंटरैक्शन रिमाइंडर से पहली बार आप कब मिले थे? जब आपने ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ा था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये क्लियर हुआ? बिल्कुल सर। अब देखो यहां पे हम आगे बढ़ते हैं। अब बात क्या होती है कि मॉड्यूलो अर्थमेटिक जो है वो अर्थमेटिक है किसका? रिमाइंडर्स का। अगेन अर्थमेटिक वर्ड हमने कहा यूज किया जब कोई कॉन्सेप्ट, जब कोई प्रॉपर्टी, जब कोई क्वालिटी, जब कोई आप कह सकते हो पैटर्न दिखता है आपको, तब आप कहते हो कि हाँ यहां पे अर्थमेटिक लग रहा है, कॉन्सेप्ट लग रहा है। सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a mod b इक्वल टू r। ये देखो, जब मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 14 को डिवाइड किया 5 से, ठीक है, और अगर मेरा रिमाइंडर आ रहा है 4, इस पूरे अंग्रेजी में लिखे गए वाक्य को, दिस कंप्लीट रिटर्न स्टेटमेंट इन इंग्लिश, और अगर हम हिंदी में लिखेंगे कि भैया 14 को 5 से भाग करने पे आपका रिमाइंडर शेषफल 4 बच रहा है, तो उसको गणित की भाषा में मॉड्यूलस अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट यूज करके मैं केवल इतना लिख दूंगा तो भी करेक्ट होगा, दैट इज 14 mod 5 इज इक्वल टू 4। इसको आप अपने माइंड में ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 14 इज डिवाइडेड बाय 5, इन वेरी सिंपल सेंस। ठीक है, यहां देखो ये क्या कह रहा है कि अब अगर आप सोचोगे कभी, ठीक है, कि जब आप किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो आप ये पाओगे या ये ऑब्जर्व करोगे जब आप कि किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, एन इंटीजर इज डिवाइडेड बाय अनदर इंटीजर, ठीक है, तब आप ये देखोगे कि जो आपके जो रिमाइंडर्स हैं वो 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन वो सभी जो दूसरा नंबर है जो कि डिवाइड कर रहा है उससे छोटे होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहां देखूं तो जब आप किन्हीं नंबर्स को 4 से डिवाइड करते हैं तो आपको 0 के रूप में रिमाइंडर मिल जाएगा, आपको 1 के रूप में मिल जाएगा, 2 के रूप में मिल जाएगा, 3 के रूप में मिल जाएगा। लेकिन कभी भी आपको दो नंबर्स को डिवाइड करने पे 4 एज अ रिमाइंडर नहीं मिलेगा अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 नहीं मिलेगा अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर से बड़ा या उसके बराबर आपको रिमाइंडर कभी नहीं मिलता। ये सेंटेंस देखो यहां पे लिखा है कि जब आप किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो जो नंबर आपको मिलेगा, क्या रिमाइंडर जो मिलेगा आपको, वो आप जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है, जो कि डिवीजन कर रहा है, उससे बड़ा या उसके बराबर नहीं हो सकता, उससे छोटा ही होगा, और छोटे में छोटा कहां तक होगा? 0 तक होगा। ठीक है, तो यहां पे देखो इसके बाद लिखा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, नोट दैट। यहां पे एक नोट करने वाली, हाईलाइट करने वाली बात क्या है भाई साहब? तो हाईलाइट करने वाली बात यह है कि आपके A, B और Q, यानी जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो, और जो आपका क्वेश्चन है वो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। हालांकि बचपन से हमने जब भी डिवाइड किया है तो पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है ना, जितना हमने प्रैक्टिस करी थी बचपन में। लेकिन अभी अगर हमसे कोई बोले कि भैया -5 को 2 से डिवाइड कर दो,
तो हम कर पाएंगे क्या? बिल्कुल कर पाएंगे सर। हो जाएगा ना कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। लेकिन अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करोगे तो एक रूल जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसका यहां पे हाईलाइट करना है कि आपका जो रिमाइंडर है वो नॉन नेगेटिव होगा। मतलब वो जीरो हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन वो नेगेटिव कभी नहीं होता। आपका जो रिमाइंडर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप ये बात भूल गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्या बोला मैंने कहा रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो जब भी आप डिवाइड करेंगे आपको उस हिसाब से सोचना है कि मेरा रिमाइंडर नेगेटिव नहीं आ सकता, जीरो हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है, पर नेगेटिव नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे डिवाइड करना चाहूं, ठीक है, तो यहां देखो मैं क्या लिखूंगा सर, यहां पे हम लिखेंगे 2 2 जा 4 और डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर मैं आपको यहां पे बोलूं कि ये डिवीजन गलत है तो फिर सर कैसे गलत है? देखो गणित का रूल क्या कहता है कि जब आप डिवाइड करते हैं तो यहां माइनस करते हैं। -5 -4 हो जाएगा -9। लेकिन आपका डिवीजन में तो क्या होना चाहिए? डिवीजन में रिमाइंडर होना चाहिए पॉजिटिव। ठीक है, और एक और चीज भाई, डिवाइड करना है वो बढ़ा कैसे रहे हो? -5 पे थे, -9 पहुंच गए हो, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो आप क्या करोगे फिर? तो सर इसको डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पे 2 से नहीं, इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारा रॉन्ग है। तो एक्चुअली क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूं, देखो एक्चुअली ये होगा कि जब आपको -5 को डिवाइड करना है 2 से, आप यहां लिखोगे -3। व्हाट वुड हैपन इज 2 इंटू -3 हो जाएगा -6। नाउ दिस माइनस और एक जो डिवीजन का माइनस है जो कि हर बार होना, ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 6 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। इज दिस क्लियर? क्या यहां पे कोई शंका जरा सी भी नहीं? सर इस तरीके से आपको यहां से अब अप्रोच करना है। ये क्लियर हो गया? अभी अब तक हमने पूरी थ्योरी पढ़ी है, अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां पे एक छोटा सा टेबल है जिसको अगर आपको याद करना है तो ठीक है, वरना मेरे हिसाब से आज तक कुछ याद करने वाली बात है नहीं। ये क्या कह रहे हैं कि जब आप ए और बी को डिवाइड कर रहे हैं या फिर आप ए मॉड बी लिख रहे हैं, ठीक है, जब आप ए मॉड बी कर रहे हैं तो ए मॉड बी करते समय आपके पास 4 सिनेरियो आ सकते हैं। कौन कौन से सिनेरियो आ सकते हैं भैया आपके पास? सर एक हमारे पास आ सकता है कि ए और बी दोनों की वैल्यू 0 से बड़ी है। उस केस में आपका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा? आपका रिमाइंडर हो जाएगा यहां पे 0 से बड़ा, दैट इज 3। ठीक है, अगर आप यहां पे देखोगे कि आपका ए यानी जिसको डिवाइड किया जा रहा है वो नेगेटिव है और जिससे डिवाइड करना है वो पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी रिमाइंडर पॉजिटिव आ रहा है। अगर जिसको डिवाइड करना है वो नेगेटिव है और जिससे डिवाइड होना है वो पॉजिटिव है, इन दैट केस ऑल्सो आपका रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा पॉजिटिव हमेशा। अगर आप जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो पॉजिटिव है और जिससे डिवाइड हो रहा है वो नेगेटिव है, तब भी आपका रिमाइंडर पॉजिटिव आना चाहिए। आपको बस अच्छे से डिवाइड करना सीखना पड़ेगा थोड़ा सा। सर 12th में आके डिवाइड करना सीखना पड़ेगा तो फिर तो शर्म की बात है। अरे मेरे भैया दिल पे नहीं लेना है, ठीक है, मेरा और आपका लक्ष्य सिर्फ एक होना चाहिए कि बोर्ड में सही नंबर, अच्छे नंबर आ जाए। भले ही उसके लिए मुझे रफ वर्क में 4 को 2 से डिवाइड करना पड़े, पर मैं गलती करने का रिस्क तो नहीं ले सकता। ठीक है ना बड़े भैया? देन अगर दोनों नेगेटिव हैं तब भी जब आप सॉल्व करोगे आपका रिमाइंडर तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है ना? तो आपको यही यहां पे देखने को मिल रहा है कि इन एनी केस आपका रिमाइंडर पॉजिटिव आता है। बस आप अलग अलग एग्जांपल लेके देख लो, सॉल्व करके देख लो, आंसर आपका पॉजिटिव ही आएगा रिमाइंडर। ठीक है, और अगर दोनों वैल्यूज बराबर हैं तो आपका रिमाइंडर आ जाता है 0, क्योंकि बराबर होने का मतलब है या उसका मल्टीपल होने का मतलब है कि वहां डिवाइड संपूर्ण हो गया। ठीक है, और जब वो नंबर छोटा है जिससे डिवाइड करना है उससे, जिसको डिवाइड करना है वो जिससे डिवाइड करना है उससे छोटा होता है, तो फिर जो नंबर है वही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, ये हो गई आपकी बहुत सारी मॉड्यूलो अर्थमेटिक की थ्योरी, और इसमें से काफी सारा हिस्सा आपके सर के ऊपर से जा रहा होगा, ये तो बहुत अच्छे से मुझे समझ में आ रहा है। तो सर फिर पढ़ाया क्यों है? क्योंकि थ्योरी कवर करना जरूरी है। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, अप्रोच कैसे करेंगे आप सवाल को? जैसे आपसे बोल दे कोई कि 21 mod 2 बता दो,
तो आप यहाँ पे क्या बताओगे, आप यही बताओगे कि जब मैं 21 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। इसको अपने माइंड में इनिशियल डेज में पता है कैसे पढ़ो, आप इसको ऐसे पढ़ो कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 21 इज डिवाइडेड बाय 2, या हिंदी में 21 को 2 से भाग करने पे कितना बचेगा हमारा शेषफल, हमारा रिमाइंडर। ठीक है, तो ये देखो क्या करोगे, रफ वर्क में जाओगे, 21 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 यहां पे हो जाएगा, 2 1 जा 2, ये 1 बचा, ये नीचे उतरेगा, पर क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहां लग जाएगा 0, तो यहां भी आएगा 0 और यहां आएगा रिमाइंडर एज 1। गणित का एक रूल होता है डिवीजन का कि अगर आपने किसी को नीचे उतारा है तो आपको उसको एक ना एक बार डिवाइड करना ही पड़ता है। तो इसके हिसाब से 21 mod 2 का आंसर होगा 1, यानी जब आप 21 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 1। कोई मुश्किल टास्क नहीं सर, ये तो बहुत आसान है। अगला देखो, अब आ गया थोड़ा सा मुश्किल कि भैया -8 mod 5 निकालना है। क्या करोगे, आपको रिमाइंडर बताना है जब -8 को 5 से डिवाइड किया जा रहा है। बता देंगे सर, कोई आपत्ति नहीं है। अब यहां पे देखो, अगर मैंने लिखा यहां पे 5 1 जा 5, तो डिवीजन में आता है माइनस साइन, हर बार हम करते ही हैं, जैसे हमने पीछे भी किया, 21 माइनस 20 करोगे रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, या किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आप वो क्वेश्चन लिखने के बाद यहाँ नीचे लिख के माइनस ही करते, तो मैंने भी माइनस किया, -8 -5 हो जाएगा -13, मतलब जो सवाल था उससे आपने बड़ा कर दिया रिमाइंडर को। तो ये तो मतलब डाइजेस्ट करने वाली बात ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल, ये हमने कुछ गलत किया है। तो फिर सही कैसे करेंगे मालिक, तो यहां देखो सही कैसे होगा, आप जब 5 से डिवाइड कर रहे हैं -8 को, तो आप यहां पे करेंगे -2। ठीक है, 5 इंटू -2 हो जाएगा, यहां पे आप देखोगे तो -10, और ये माइनस और यहां डिवीजन वाला माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, 10 में से 8 गया तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 2। इज दिस क्लियर? क्या यहां तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर? ठीक है, बिल्कुल सर। तो आपका रिमाइंडर क्या आना है, रिमाइंडर आना चाहिए आपका पॉजिटिव, और अगर आप इसमें ऐसा करते कि सर -2 की जगह -1 कर दें तो भैया आप देखोगे कि आपका रिमाइंडर नेगेटिव आएगा, चाहे तो करके देख लो। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। देखो 9 + 23 mod 12, इसको कैसे अप्रोच करेंगे सर? हमने बचपन में बोर्ड मास पढ़ा है, और बोर्ड मास कहता है कि पहले ऐड करो या पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, उसके बाद मॉड निकालना। सर ये कहां लिखा है बोर्ड मास में? बोर्ड मास में यही कहता है कि जो पहले ब्रैकेट के अंदर है वो किया जाएगा, उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो किया जाएगा। तो 23 + 9 हो गया 32, और आपको बताना है 32 mod 12। ठीक है, यानी आप जब 32 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए सर? मेरा आंसर होना चाहिए 8। तो यहां पे भी लिखा मैंने कि 9 + 23 mod 12 = 8। कल को ये नहीं सोचना कि पीछे मॉड लिखा है तो केवल 23 का निकालना है, ना भैया, ब्रैकेट लगाए मतलब सबका निकालना है। ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर। अब आगे देखो, 8 × 7 mod 6, यहां भी बात वही आ जाएगी कि आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद फिर मॉड निकाल लीजिए। 7 8 हो गया 56। ठीक है, अब आप डिवाइड करेंगे यहाँ पे 6 से, तो देखिएगा 6 9 54, आपके पास बचा केवल 2, तो आपका जवाब आएगा यहाँ पे 2। ठीक है, तो पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व किया, फिर जो आंसर आया उसको हमने यहाँ पे डिवाइड किया हमारे सेकंड वैल्यू से, और जो रिमाइंडर आया वो यहाँ पे लिख दिया। चलो आगे बढ़े, 3 mod 10। अब क्योंकि यहाँ पे 3 mod 10 जब मैं करने जाऊंगा तो 3 10 से डिविजिबल नहीं होगा, और इनफैक्ट रिमाइंडर जो होगा आपका वो आपका नंबर इटसेल्फ ही हो जाएगा। तो 3 mod 10 = 3, और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे कि भैया a mod b = a when, कब होता है ये? when a is less than b। भाई जो छोटा है उसको डिवाइड कैसे करेंगे? होंगे नहीं ना उसके हिस्से। डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? उतने पार्ट्स करना। तो जो ऑलरेडी 3 है उसके 10 पार्ट कैसे करोगे आप? ये तो मैथमेटिकली ही थोड़ा सा मुश्किल कार्य है। 12 mod 4, 12 को जब आप 4 से डिवाइड करते हैं आपका रिमाइंडर आता है 0, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। आपको बोला था मॉड बताओ, भाई साहब आपने मॉड बता दिया बढ़िया से और अपना काम कर दिया। चलो मूविंग अहेड, अब आ जाता है आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। और मैं अगर आपको ईमानदारी से बताऊं ना, तो जब हम मॉड्यूलो पढ़ते हैं
तो मॉड्यूलो पढ़ने की वजह ही कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो होता है, क्योंकि अगर मॉड्यूलो अर्थमेटिक नहीं पढ़ोगे तो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो समझ नहीं आएगी और उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे सवाल हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बात यहां पे समझना, जरा अच्छे से सुनना। मैं वापस लेके जा रहा हूं आपको उस पहले एग्जाम्पल पे जहां से हमने पूरा मामला शुरू किया था कि सर जब आप 5 को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, तो सर रिमाइंडर आता है 1। ठीक है सर, जब आप 9 को 4 से डिवाइड करते हैं तब भी रिमाइंडर कितना आता है, तब भी रिमाइंडर आता है 1। ठीक है, ये मैथमेटिकली करेक्ट लिखा है हमने कि जब आप 5 को डिवाइड करेंगे 4 से तब भी रिमाइंडर आएगा 1, जब आप 9 को डिवाइड करेंगे 4 से तब भी रिमाइंडर आएगा 1। तो ये तो मैंने नॉर्मल मैथमेटिक्स के हिसाब से पूछा। अब अगर मैं इसको मॉड्यूलो अर्थमेटिक का लॉजिक लगा के पूछूं तो कैन आई से दैट 5 mod 4 is equal to 1 and 9 mod 4 is equal to 1? हाँ जी सर इसका मतलब यहां पे क्या मैं ये लिख सकता हूं कि 5 mod 4 is equal to 9 mod 4, यानी जो रिमाइंडर 5 को 4 से डिवाइड करने पे आ रहा है वही रिमाइंडर 9 को 4 से डिवाइड करने पर भी आएगा। कैन आई राइट दिस, कैन आई से दिस, इज दिस करेक्ट? अब एक तरीके से अगर सोचा जाए तो ये बात तो सही है कि जो रिमाइंडर 5 को 4 से डिवाइड करने पे आ रहा है वही रिमाइंडर 9 को भी 4 से डिवाइड करने पे आ रहा है। पर लेकिन कुछ खुराफाती दिमाग पता है यहां पे क्या बोलेंगे कि सर देखिए आपने लिखा है कि 5 mod 4 मैथमेटिकली इज इक्वल टू 5 mod 4 इज इक्वल टू 9 mod 4। तो सर मैं अपना खुराफाती दिमाग चला के क्या बोल रहा हूं कि क्योंकि दोनों तरफ mod 4 लिखा है तो यहां पे 4 से 4 कैंसिल, mod से mod कैंसिल। ठीक है, एक काम करते हैं, अच्छे दिखेगा नहीं आपको, मैं व्हाइट कलर इस्तेमाल कर लेता हूं। मैंने क्या बोला, मैंने कहा आपने लिखा भैया कि 4 से, अरे व्हाइट, 4 से 4 कैंसिल, mod से mod कैंसिल, तो देयरफॉर 5 इज इक्वल टू 9। क्या ये अप्रोच सही है सर? अप्रोच को तो मारो गोली 2 मिनट के लिए। आप तो ये बता दो कौन सी गणित की किताब में 5 और 9 बराबर हो जाते हैं? होते हैं कहीं पे? क्या ऐसी कोई गणित की किताब है जो बोल दे कि 5 और 9 बराबर होते हैं? लेकिन सर आपने तो लिखा है। तो इसीलिए इस कंफ्यूजन को और इस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए हमारे आदरणीय सम्माननीय मैथमेटिशियन लोगों ने क्या बोला कि इसको आप ऐसे मत लिखो। ठीक है, तो इसको आप क्या मत करो, इसको आप ऐसे मत लिखो। ऐसे करके किसी को दर्शाना बहुत गलत हो जाए, क्योंकि इन दी एंड जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो गलत आ रहा है। तो इसलिए आप क्या लिखते हो, इसलिए आप लिखते हो अगर आपको लिखना ही है कि 5 और 9 दोनों को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर सेम आ रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा कि 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 mod 4। अब इसको लिखते वक्त एक तो इक्वल टू का साइन नहीं है, ये है कॉन्ग्रुएंस ऑफ नंबर्स का, कॉन्ग्रुएंस ऑफ कॉन्सेप्ट का साइन। आप ये समझो, ठीक है, कि जो कॉन्सेप्ट, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन यहां लगा है वही वो वहां लगा है। ठीक है, तो कोई भी इंसान इसको नॉर्मली तो सॉल्व नहीं करेगा कि भैया 5 देन आपके 3 लाइंस दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 mod 4। मैथमेटिकली ये क्या बोलता है, मैथमेटिकली ये बोलता है कि जो रिमाइंडर 5 को 4 से डिवाइड करने पे आएगा वही रिमाइंडर 9 को भी 4 से डिवाइड करने पे आएगा। द रिमाइंडर दैट यू गेट व्हेन यू डिवाइड 5 by 4 एंड 9 by 4 दे बोथ आर सेम। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास ये स्टेटमेंट हो और मुझे कैलकुलेशन के लिहाज से कुछ करना हो तो मैं पता यहां पे क्या बोलूंगा, मैं यहां पे बोलूंगा कि इन दो नंबर्स का डिफरेंस जो होगा ना वो होगा 4 से डिविजिबल। यानी अगर मैं इनके डिफरेंस को 4 से डिवाइड करूं तो मेरा आंसर आएगा k, यानी कुछ वैल्यू आएगी। इज दिस क्लियर? बिल्कुल सर, क्या यहाँ पे कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं? सर एक बार दोबारा समझो कि मुझे एक पैटर्न देखने को मिला कि अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे
तो अगर किसी एक नंबर को पकड़ के चलें और उसका डिवीजन होगा अलग अलग नंबर्स के साथ, जब वो अलग अलग नंबर्स को डिवाइड करेगा तब आपको क्या दिखेगा कि रिमाइंडर जो होते हैं वो खुद को रिपीट करते हैं आफ्टर अ पर्टिकुलर साइकिल। तो इसलिए यहाँ पे 5 mod 4 किया तो आंसर बनाया, 9 mod 4 किया तो भी बनाएगा। उसके बाद फिर आप जैसे मैंने कहा था 13 mod 4, 17 mod 4, 21 mod 4, इन सबको करते समय आपका रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो अगर मैंने उनको ऐसे इक्वल टू साइन के साथ लिख दिया विद द एप्लीकेशन ऑफ मॉड कॉन्सेप्ट, मैं कहीं ना कहीं कुछ गलत ताकतों को, कुछ गलत मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन को न्योता दे रहा हूं। इसलिए क्या किया मैथमेटिशियंस ने, एक अलग साइन बनाया विच रिप्रेजेंट्स दैट कि अगर 3 लाइंस दैट इज योर मोर देन इक्वल टू का साइन 9 लिखा है और ब्रैकेट में mod 4 लिखा है, तो उसका मतलब क्या है कि जो रिमाइंडर 5 को 4 से डिवाइड करने पे आ रहा है वही रिमाइंडर 9 को भी 4 से डिवाइड करने पर आएगा। इज दिस क्लियर? और यहीं से अगर मुझे मैथमेटिकली चीजें सॉल्व करनी है तो मैं इसी रिलेशन को, इसी कह सकते हो आपकी दोस्ती को, रिश्तेदारी को, नातेदारी को कैसे लिखूंगा, इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन कि इन दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस, यानी इन दो नंबर्स को माइनस करने पर जो रिजल्ट आएगा वो 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे लिखा भी है कि अगर आपके पास दो इंटीजर्स हैं और एक इंटीजर है n जो कि 1 से बड़ा है, तो आप जब कहते हो कि a is congruent to b if n divides the difference of a and b, जब a and b n के डिफरेंस है, a and b क्या होता है, a and b का डिफरेंस आपके उस नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो फिर आप कहते हो कि भैया हाँ ये कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे देखो क्या बोल रहा है आपसे, फाइंड द, क्वेश्चन कैसे आएंगे वो जरा आप सीखो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज सैटिस्फाइंग x इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 mod 5। ठीक है, तो यहां पे हम कहेंगे भैया वी नो दैट, या फिर एक ऐसा करो, आप शुरू करो किससे, आप शुरू करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x is congruent to 12 mod 5 which means that कि जब आप x को 5 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर आएगा सेम किसके बराबर, वो आएगा सेम 12 को 5 से डिवाइड करने के बराबर। ठीक है, अब अगर इस पर्टिकुलर मैथमेटिकल रिलेशन को, इस मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन को अगर मैं यूज करना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा कि क्योंकि सर ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो हैं, हम ये बोल सकते हैं कि इनका डिफरेंस 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, क्या बोला मैंने कहा इनका डिफरेंस, यानी दोनों को माइनस करने पे जो नंबर आएगा वो 5 से डिविजिबल होगा। और अभी हमने अज्यूम कर लिया है कि जो अननोन है वही हमारी बड़ी वैल्यू है, तो अब आप क्या करोगे इसको, तो सर x वुड बी इक्वल टू 5k प्लस 12 हो जाएगा। इज दिस फेयर इनफ? ये आपने क्या किया, आपको बोला था भैया x की वैल्यूज बता दो, इसलिए कहते हैं सवाल पढ़ना बहुत जरूरी है। एक वैल्यू नहीं, बहुत सारी वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में लिखा है s, तो ये बहुवचन है, यानी इसका कोई एक आंसर नहीं होगा, इसके 2-3 आंसर होंगे गुरुदेव। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे सर, तो यहां देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे k की अलग अलग वैल्यूज अज्यूम करेंगे। तो इफ k इज इक्वल टू 0, x कितना आएगा सर, x आ जाएगा 12। कहीं कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। ठीक है, अगर आपने लिखा k की वैल्यू एज +1, ठीक है, तो कितना होगा, तो सर x हो जाएगा, यहां पर देखोगे 12 और 5 17। और क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ डिफाइंड नहीं है तो अपन k की वैल्यू नेगेटिव भी लेके देखेंगे। तो इफ k इज इक्वल्स टू -1, तब क्या होगा सर, -5 + 12 हो जाएगा +7, है ना। चलिए और भी आगे देख लेते हैं एक आध, भैया कहीं काहे को रिस्क लेना। तो इफ k इज इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो सर वो हो जाएगी, यहाँ पे आप देखोगे 5 2 10 और 10 हो जाएगा 22। ठीक है, फिर आपने लिखा अगर k की वैल्यू है -2, तो आप x की वैल्यू क्या बोलोगे सर, x की वैल्यू हो जाएगी 5 और यहाँ पे 5 2 -10, तो ये हो जाएगा 2। नाउ इफ यू ऑब्जर्व द पैटर्न, 7 फिर 12 फिर 17 फिर 22, ठीक है, एक 2 भी था, तो 2 7 कितना 12 17 22, तो कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा कि आपको सेट ऑफ वैल्यूज बोल रहा है, तो x वुड बी इक्वल टू
सबसे पहले हम लिखेंगे जीरो वाली वैल्यू, तो जीरो वाली वैल्यू कितनी है 12। फिर इसके बाद 12 में अगर आप 5 जोड़ोगे तो 17 हो जाएगा और 5 घटाओगे तो 7 हो जाएगा। तो मैंने एक ही जगह लिख के दोनों कवर कर लिए। इसके बाद अगर मैं देखूं तो मैं 12 से शुरू कर रहा था क्योंकि वो जीरो था, उसमें अगर मैं 10 ऐड कर दूंगा तो 22 हो जाएगा और 10 घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा, तो सर वो हो जाएगा 2। तो इस तरीके से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको यही समझ में आएगा कि x की बहुत सारी वैल्यू, इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं। अब एक बार 12 आ गया, एक बार प्लस माइनस 5 के, तो एक बार 7 और 17 कवर हो गए इसमें, ठीक है। इसमें कवर हो गए आपके 22 और 2, तो यहाँ पे 7 और 17 दोनों कवर हो गए, ठीक है। और यहाँ पे हो गए आपके 2 और 22। ऐसे ही पैटर्न आगे चलता रहेगा। इज दिस क्लियर? तो जो हमें कॉन्ग्रुएंस दी थी उससे हमने यहाँ पे एक इक्वेशन बनाई, लेकिन इक्वेशन में दो अननोन क्वांटिटी थी, एक के दूसरा एक्स। एक को हमने अज्यूम किया और दूसरा हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। क्लियर है? बिल्कुल सर। देखो आइडिया बहुत क्लियर रखना है। मॉड्यूलो अर्थमेटिक क्या बात करता है? मॉड्यूलो अर्थमेटिक बात करता है कि भैया डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। क्या आएगा? रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है भैया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जरा सी भी नहीं सर, ठीक है। और दूसरा क्या बोलता है भैया? दूसरा बोलता है कि जब कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो की बात होती है तो वो दो नंबर्स को लेके चलता है जिनको किसी तीसरे नंबर से डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर आता है। ये क्लियर हो गया? तो वो भी रिमाइंडर पे बेस्ड ही है, वो भी मॉड्यूलस पे बेस्ड ही है, मॉड्यूलो अर्थमेटिक पे, लेकिन उसका कह सकते हो हायर वर्जन है, ठीक है। तो आपका जो बेस है वो है मॉड्यूलो अर्थमेटिक, उसका हायर वर्जन है आपका कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अब ये लिखा है कि भैया 147 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod m। इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या हुआ कि जब मैं 147 को m से डिवाइड करूंगा तब जो रिमाइंडर आएगा 3 को m से डिवाइड करने पर भी वही रिमाइंडर आता है। सर क्या इसको देख के हम गेस नहीं कर सकते? भाई मैं ऐसे बहुत सारे नंबर्स ला दूंगा जो कि इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। फॉर एग्जांपल 2, जब आप 147 को 2 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। जब आप 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर कितना आएगा? सर 1 आएगा। एक और एग्जांपल दूं, 3 से करके देखो। सर 3 4 जा 12 एंड 3 9 जा 27, तो रिमाइंडर आया 0। 3 को 3 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर कितना आएगा? 0। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि इस तरीके से इस स्टेटमेंट को सही साबित करेंगे, तो हम ऐसे गेस तो नहीं कर सकते। तभी तो वो बोलता है कि वैल्यूज बता दो, मतलब एक से ज्यादा होंगी तभी तो वो वैल्यूज बोल रहा है, वरना वो वैल्यू शब्द का इस्तेमाल करता है, उसमें एस नहीं लगाता। चलो यहां देखो हमें क्या गिवन है, तो भैया यहां पे हमें गिवन है कि 147 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod m, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। नाउ इसको मैं यूज कैसे करूंगा? तो सर हमने पढ़ा है कि 147 में से 3 को माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो m से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैं देखूं अगर, तो 144 डिवाइडेड बाय m वुड गिव मी अ k के फॉर्म में रिजल्ट, ठीक है। इसका एक मतलब ये हुआ कि 144 इज perfectly divisible by m. 144 is perfectly divisible by what? Perfectly divisible by m, ठीक है। by what? सर by m। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, उस हिसाब से अगर सोचा जाए तो क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं, कैन आई से दैट m is a factor of 144? अगर वो 144 का फैक्टर होगा तभी तो उसको डिवाइड करेगा, वरना डिवाइड कैसे करेगा? तो यहां पे हमारा टास्क क्या है? यहां पे हमारा टास्क होगा 144 के फैक्टर्स निकालना। तो यहां पे आप कहोगे कि भैया फैक्टर्स ऑफ 144 इज इक्वल्स टू, क्या क्या होते हैं भैया 144 के फैक्टर्स? वो कौन कौन से नंबर है जो कि 144 को डिवाइड करते हैं? सर एक तो हो गया हमारा 1, फिर आ गया 2, फिर आ गया 3, ठीक है,
फिर और कौन सा आ गया सर, यहाँ पे 4 भी आ जाएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आ जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। देन 7 नहीं आएगा, 8 आ सकता है कि देखो एक बार, 8 बन जा 8 8, हाँ 8 आ जाएगा। देन 9 10 11 12 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि 144 के फैक्टर्स हैं, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि 144 को परफेक्टली डिवाइड करेंगे। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे कि देयरफॉर वैल्यूज ऑफ m कैन बी, देखो वैल्यूज ऑफ m कैन बी 1 2 3 4 6 8 12 एंड सो ऑन, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। हर वो नंबर जो कि 144 का फैक्टर है, जो कि 144 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, वो सभी यहां पे आप क्या कर सकते हो, वो सभी यहां पे आप ऐड कर सकते हो। इज दिस क्लियर? क्या यहां तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं? सर ये समझ में आ गया। अब यहां देखो, वैसे एक सवाल है कि अगर 39 इज कॉन्ग्रुएंट टू x mod 7, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x। फिर से एक नहीं बतानी है, बहुत सारी बतानी है, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे सबसे पहले क्या, हम लिखेंगे भैया गिवन क्या है। तो गिवन है यहाँ पे इनके हिसाब से कि भैया 39 इज कॉन्ग्रुएंट टू x, ब्रैकेट में लिखा आपने mod 7, यानी जो रिमाइंडर 39 को 7 से डिवाइड करने पे आता है, वही रिमाइंडर x को भी 7 से डिवाइड करने पे आता है, ठीक है। तो यहां देखो, इसके हिसाब से मैं क्या बोलूंगा कि भैया यहां पे देखो कि नाउ 39 माइनस x when divided by 7 would give me some value as k, क्योंकि वो परफेक्टली डिवाइड होगा, है ना। यही हमने रूल में पढ़ा है। ये ऐसे भी आप समझ सकते हो कि भैया दोनों का रिमाइंडर सेम आ रहा है, तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा वो रिमाइंडर बेसिकली क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है, एलिमिनेट हो जा रहा है, और जो रिजल्टेंट बचेगा वो 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। चलिए यहां देखिएगा, इसको अगर मैं यहां पे चेक करूं तो इसको मैं क्या लिखूंगा भैया, 39 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 7k, ठीक है। नाउ इफ आई सॉल्व दिस मैथमेटिकली, तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा कि भैया 39 माइनस 7k इज इक्वल टू x, ठीक है। बस अपना 2 मिनट में सवाल हो जाएगा, उसके बाद फिर अपन और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हाँ, तो 39 माइनस 7k वुड बी इक्वल टू x। इतना क्लियर हो गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या किया था सर, मैंने k की अलग अलग वैल्यू अज्यूम करी थी, राइट। तो इफ k इज इक्वल टू 0, क्यों भैया, क्योंकि मेरे पास 2 अननोन क्वांटिटी हैं, मुझे किसी ना किसी को तो अज्यूम करना ही पड़ेगा ना। तो अगर x k की वैल्यू है 0, तो आपका x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा भैया 39, है ना। अगर k की वैल्यू है 1, क्योंकि या तो मेरे पास 2 इक्वेशन होती तो मैं निकाल लेता वैल्यू, पर 2 इक्वेशन नहीं है तो मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। k की वैल्यू रखी मैंने 1, तो x की वैल्यू आएगी 32, ठीक है। अगर k की वैल्यू रखी मैंने -1, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो सर ये -1 और -7 मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा 46। अगर मैंने रखी k की वैल्यू एज 2, तो x कितना आएगा, तो सर x आएगा यहाँ पे 7 2 जा 14, माइनस करोगे 39 में से कितना बचेगा भैया, 14 माइनस सर 25 बचेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 25 24 एक बार चेक करो, 25 बचेगा सर। अगर मैंने रखी k की वैल्यू एज -2, तो x कितना आएगा, तो सर माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, जो हो जाएगा 14, 39 और 10 49, तो ये हो जाएगा 53। तो मेरा पैटर्न क्या बनेगा कि भैया x कैन बी, क्या बनेगा मेरा पैटर्न, जरा एक बार हम कंक्लूड करें तो हम इस तरीके से लिखेंगे अच्छे से कि भैया x कैन बी 0 वाली से स्टार्ट करेंगे 39, उसमें से फिर नेक्स्ट आपने क्या किया, एक बार 7 जोड़ा, कैलकुलेशन तो ऐसे ही किया ना, और एक बार 7 घटाया। फिर माइंड में सोचो आपने कैलकुलेशन क्या किया, सर एक बार हमने 14 जोड़ा और एक बार 14 हटाया। इस तरीके से बना हमारा पैटर्न और ये सवाल हो गया सॉल्व, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आराम से हो गया। उसमें हमने 7 घटाया और एक बार 7 जोड़ा, तो माइनस प्लस, क्योंकि आपने पहले 7 घटाया फिर 7 जोड़ा, तो यहां पे लिखोगे -+7। फिर आपने फिर से क्या किया, 39 में से 14 घटाया और फिर 14 बढ़ाया। तो इस तरीके से आपका पैटर्न बनेगा और एक सीरीज आपको मिल जाएगी कि क्या क्या आपकी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। इज दिस क्लियर? यहां तक कोई समस्या, कोई शंका, कोई डाउट? जरा सा भी नहीं सर, इजीली हो गया। तो इट्स ऑल गेम ऑफ
पैटर्न्स, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज बोली है, कोई एक फिक्स वैल्यू आपको आंसर में नहीं मिलेगी, बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज मिल सकती है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है इक्विवेलेंस क्लास या फिर कॉन्ग्रुएंस क्लास। अब जब हम कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो पढ़ते हैं, जब हम कहते हैं कि सर जो रिमाइंडर 5 को 4 से डिवाइड करने पे आता है वही रिमाइंडर 9 को भी 4 से डिवाइड करने पे आता है, तो आपके मन में एक विचार ये भी आना चाहिए कि सर जो रिमाइंडर 5 को 4 से डिवाइड करने पे आता है वही रिमाइंडर 9 को 4 से डिवाइड करने पे आता है, वही रिमाइंडर 13 को भी 4 से डिवाइड करने पे आता है, वही रिमाइंडर 17 को भी 4 से डिवाइड करने पे आता है, वही रिमाइंडर 21 को भी 4 से डिवाइड करने पे आता है। तो क्या मैं, सवाल ये है, तो क्या मैं इन सब के लिए ऐसे हमारा कॉन्ग्रुएंस का साइन लगा सकता हूं? और अगर मैं ऐसे लगा दूंगा तो फिर वो जो कॉन्ग्रुएंस के बाद हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए माइनस वाला एक्टिविटी करते हैं वो किसके साथ करेंगे? ठीक है, ये डाउट आपके मन में आया होगा या नहीं आया होगा, तो अब मैंने उसको जगा दिया होगा, है ना। तो बात समझना, हम ऐसे नहीं लिख सकते। ये जो स्टेटमेंट है पहला वाला ये सही है केवल यहां तक, और जो नीचे वाला स्टेटमेंट है वो संपूर्णतः रॉन्ग है। ठीक है, लेकिन सर मैंने मैथमेटिकली कोई गलत बात तो नहीं बोली, जो रिमाइंडर 5 को 4 से डिवाइड करने पे आ रहा है वही रिमाइंडर 9 को भी 4 से डिवाइड करने पे आ रहा है, वही 13, वही 17, वही 21 पे भी आ रहा है। तो फिर अगर मुझे ये बात किसी को बतानी है कि वो कौन कौन से नंबर हैं जो कि किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड किए जाने पर सेम रिमाइंडर देते हैं, तो मैं कैसे बताऊंगा? उसी मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन, उसी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास होता है इक्विवेलेंस क्लास, जो ये बताता है कि वो लिस्ट ऑफ नंबर्स कैसी है, वो लिस्ट ऑफ नंबर में कौन कौन शामिल है जो कि एक गिवन नंबर से डिवाइड किए जाने पे सेम रिमाइंडर देते हैं। तो उसको लिखते कैसे? जैसे अगर मुझे यही इंफॉर्मेशन लिखनी है तो पता है मैं क्या लिखूंगा? मैं इसको इक्विवेलेंस क्लास के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए बोलूंगा कि 5 स्क्वायर ब्रैकेट 4 वुड बी इक्वल टू क्या? वुड बी इक्वल टू, यू कैन राइट इन अ कर्व्ड ब्रैकेट, या फिर सीधा सीधा कि भैया यहां पे हो जाएगा 9, 13, 17, 21 एंड सो ऑन। इज दिस क्लियर? क्या यहां तक कोई दिक्कत? जरा सी भी नहीं सर। तो अगर मुझे ये लिखना हो कि वो सारे नंबर्स जिनको किसी गिवन नंबर से डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर आता है, उस केस में मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। What is it this saying? This is saying that कि when 5 is divided by 4 and we get the remainder, जो भी रिमाइंडर हमें मिलता है 5 को 4 से डिवाइड करने पे, वही रिमाइंडर 9 को भी 4 से डिवाइड करने पे मिलेगा, 13 को भी मिलेगा, 17 को भी मिलेगा और 21 को भी मिलेगा। इज दिस क्लियर? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? और अगर मुझे इनमें से किसी एक स्पेसिफिक को पिक करना है तो मैं वो पिक करके उसमें फिर कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो लगा करके अपना सवाल का जवाब दे सकता हूं। इज दिस क्लियर? क्या होता है इक्विवेलेंस क्लास या फिर कॉन्ग्रुएंस क्लास? वो सारे नंबर्स की लिस्ट जो कि किसी दिए गए नंबर से डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर देते हैं उनके बारे में बताता है। अब इसमें बहुत लोग पूछते हैं, इसी में जब मैं लिखता हूं कि तो सर 5 को 4 से डिवाइड करने पे 1 आता है, तो मैं ऐसे लिख दूं ना कि 1 इज इक्वल्स टू, या 1 बिलोंग्स टू, या 1 इंक्लूड्स 9, 13, 17, 21 एंड सो ऑन। इसमें क्या गड़बड़ है भैया? इसमें गड़बड़ ये है कि इसमें देख के कोई ये नहीं बता पाएगा किसको किससे डिवाइड करना है। यहां पर जब मैंने ऐसे लिखा तो हर कोई समझ गया कि इन सबको 4 से डिवाइड करना है, माफ कीजिएगा। ठीक है, यहां पे मुझे नहीं पता चल रहा है कि भैया किससे डिवाइड करना है और क्या रिमाइंडर आने वाला है, तो दिस इज नॉट गिविंग मी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस का साइन बार बार यूज करना रॉन्ग है, इसीलिए आप क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंस को केवल 2 नंबर्स के लिए यूज करते हैं जो कि यहां पे लिखा गया है।
ठीक है। और अगर 2 से ज्यादा नंबर्स की आपको लिस्ट बनानी है तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करके भी अपना काम बना सकते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं, जिसमें आप द लिस्ट ऑफ नंबर्स है उसको इजीली बना लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। इज दिस क्लियर? चलिए आगे बढ़े अपन, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। अब यहां देखो, ये बोल रहा है फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 mod 5, यानी वो सारे नंबर्स की लिस्ट दो या कुछ नंबर्स की लिस्ट दो जो कि 3 रिमाइंडर देते हैं 5 से डिवाइड किए जाने पे। ठीक है, तो यहां देखो 3 स्क्वायर ब्रैकेट यहां पे मैंने ओपन किया, यहां पे मैंने क्लोज किया, नीचे आया 5 इज इक्वल टू कितना सर, यहां पे हम लिख सकते हैं 8, क्योंकि जब मैं 8 को 5 से डिवाइड करूंगा तब रिमाइंडर आएगा 3, क्योंकि जब मैंने 3 को 5 से डिवाइड किया तब भी रिमाइंडर आया 3, है ना। फिर आपने यहां पे लिखा 13, उसको 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है 3, मतलब 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आता है 3। देन लिखा मैंने यहां पे, आप देखोगे 18, ठीक है, देन 23, देन 28। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको आप जब डिवाइड करना शुरू करेंगे 5 से तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, आपका रिमाइंडर आएगा 3। ठीक है, और उन सारे नंबर्स की जो लिस्ट हम बना रहे हैं वही हमारा इक्विवेलेंस क्लास होगा, क्योंकि आपको भी पता है क्लास किसी एक व्यक्ति से नहीं होता है, क्लास में हर कोई होता है, हर किसी को शामिल किया जाता है। तो यहां पे भी जब ज्यादा हो जाते हैं इसलिए उन्हें इक्विवेलेंस क्लास या कॉन्ग्रुएंस क्लास कहा जाता है। इज दिस क्लियर? यहां तक कोई समस्या जरा से भी नहीं सर, चलो बहुत बढ़िया। आगे देखो, ये आया एक अच्छा सवाल जहां पे हम यूज करेंगे हमारा मॉड्यूलो अर्थमेटिक। ठीक है, तो बात समझना, क्या बोल रहा है भैया ये आपसे, सर ये आपसे बोल रहा है कि मुझे बता दो कि अगर अभी इस वक्त क्या हो रहा है सर, अगर इस वक्त हमारे पास क्या हो रहा है सर, इस वक्त अगर हमारे पास 8 बज रहे हैं सुबह के, ध्यान सुनना भैया, वो कह रहा है कि इस वक्त अगर सुबह के 8 बज रहे हैं तो 500 घंटे बाद कितने बचेंगे। आपको अगर याद हो हमने इस लेक्चर की शुरुआत में बाबू क्या बोला था, क्लॉक अर्थमेटिक। क्या होता है क्लॉक अर्थमेटिक, कि भैया वो हर 12 घंटे बाद टाइम रिपीट होता है। एक अगर अभी बज रहे हैं 1 तो 12 घंटे बाद रात को 1 बजेंगे, अभी अगर 4 बज रहे हैं तो 12 घंटे बाद रात को 4 बजेंगे या सुबह 4 बजेंगे, जो भी आप समझ लो। ठीक है, तो क्लॉक क्या करती है, खुद को रिपीट करती है, और ऐसे ही क्लॉक या फिर टाइम खुद को 24 घंटे में रिपीट करता है। क्लॉक 12 घंटे में करती है और टाइम 24 घंटे में करता है। मतलब अगर 8 बज रहे हैं सुबह के, तो ऐसा नहीं कि साल में एक ही बार सुबह के 8 बजते ना, हर दिन सुबह है 8 बजते हैं। 8 AM इज अ रिपीटेटिव थिंग। ठीक है, लेकिन वो टाइम का रिपीटेशन है। जो 12-12 घंटे वाला है वो क्लॉक का रिपीटेशन है, क्योंकि क्लॉक की मजबूरी होती है, उसका जो डिजाइन ऐसा होता है कि वो 12 घंटे बाद खुद को उसको रिपीट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पे अभी अगर हमें 500 घंटे का इवैल्यूएशन करना है, और यहां पे देखो मैं क्या करूंगा, यहां पे देखूंगा भैया कि टाइम फॉलोज, जो हमारा टाइम होता है वो किसको फॉलो करता है, तो टाइम फॉलोज व्हाट, टाइम फॉलोज कौन सा, तो टाइम फॉलोज यहां पे आप कहोगे 24 आवर पैटर्न, राइट। ठीक है, तो देयरफॉर यहां पे हम क्या निकालेंगे, देयरफॉर यहां पे हम निकालेंगे देयरफॉर वी वुड इवैल्यूएट व्हाट, वी वुड इवैल्यूएट 500 mod 24। ठीक है, क्यों निकालेंगे हम 500 mod 24, क्योंकि 500 mod 24 हमें यही पता करने में हेल्प करेगा कि 500 घंटे बाद कितने बजेंगे। तो आपने बोला कि यहां पे भैया कि 500 mod 24 इज इक्वल टू हाउ मच, डिवाइड करके देखो भैया, 500 को जब आप 24 से डिवाइड करोगे कितना रिमाइंडर आएगा सर, यहां पे देखोगे आप तो आई थिंक 480 होगा नियरेस्ट, जो कि 24 के टेबल में आएगा। ठीक है, उसको आप अगर यहां पे माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 20। ठीक है, यानी 20 आवर जो है, 20 आवर्स जो है वो क्या है, वो हमारे पास बच रहे हैं, जो कि साइकिल कंप्लीट नहीं हो रही है।
अगर यही 504 घंटे होते तो ये भी साइकिल कंप्लीट हो जाती, तो सुबह के 8 बज रहे होते। पर हमारे पास क्योंकि कितने 500 आवर्स ही थे, तो हमारे 20 घंटे बज रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके अभी कितने बज रहे थे, अभी बज रहे थे 8 AM। ठीक है, यानी आप यहाँ पे अगर देखोगे तो 24 घंटे वाला जो पैटर्न है वो रिपीट होना शुरू हो गया, 8 घंटे हो गए हैं। ठीक है, 24 के ऊपर हो गए। ठीक है, इसमें हम जोड़ देंगे 20 आवर्स, क्योंकि ये बच रहे हैं जो कि साइकिल रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो ये हो गया 28 आवर्स। अब टेक्निकली देखा जाए तो अगेन हमारे पास सिर्फ 24 आवर्स ही हैं, तो यहां पे हम क्या निकालेंगे, यहां पे हम निकालेंगे कि भैया नाउ 28 mod 24 निकाला जाएगा। क्यों? क्योंकि 28 आवर्स हो रहे हैं लेकिन घड़ी में होते हैं सिर्फ 24, या आप कह सकते हो टाइम के पास होते हैं सिर्फ 24, 24 घंटे का ही दिन होता है, तो एक दिन पार हो जाएगा और 4 बचेंगे। तो ये 4 क्या होंगे, ये 4 होंगे न्यू डे के। तो आपका टाइम कितना हो जाएगा, आपका टाइम हो जाएगा, टाइम वुड बी कितना, 4 AM। इज दिस क्लियर? क्या ये आपको समझ में आया? बिल्कुल सर, एक बार दोबारा देखो। हमारी जो टाइम है, हमारा जो टाइम है वो 24 घंटे के पैटर्न पे चलता है, हर दिन में 24 घंटे होते हैं और फिर वो खुद को रिपीट करते हैं। तो क्योंकि वो खुद को रिपीट करते हैं, अगर मुझसे कोई 500 घंटे बाद कितना टाइम होगा ये पूछेगा, तो जो रिपीटेशन है उसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक तरीके से नलिफाई कर दूंगा। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन होगा तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, मतलब यहाँ पे हर रोज उन 500 घंटे में से कितनी बार, तो 8 ही बच जाएंगे। हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि रिपीटेशन होने के बाद जो बचा हुआ समय है, ठीक है, वो जो बचा हुआ समय है भैया, वो कैसे आप क्या कर पा रहे हो, वो कैसे आप यहाँ पे कंसिडर कर पा रहे हो। तो हमने देखा कि रिपीटेशन हमारे हो पाएंगे 480 आवर्स तक, यानी 480 आवर्स बाद वापस सुबह के 8 बजने लगेंगे। अब जो बचा हुआ टाइम है उसका ध्यान रखना है। तो बच रहे थे हमारे पास 20 आवर्स, इसको हमने हमारे 8 बजे में ऐड किया, क्योंकि ये पूरा दिन होने या पूरी साइकिल रिपीट होने नहीं दे रहे थे, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं थे। तो फिर हमारे पास आ गए 28 आवर्स। 8 आवर्स दिन को शुरू हुए और 20 आवर्स जो 500 में से बच रहे थे, तो वो हो गए 28 आवर्स। इसमें भी क्योंकि साइकिल एक बार रिपीट हो जाएगी, तो हमने यहाँ पे 28 mod 4 कर दिया और बचे हमारे पास 4 घंटे। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 4 AM। इज दिस क्लियर? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं? से चलिए, बहुत बढ़िया। ना हमसे तारीख पूछी है ना कुछ, बस टाइम पूछा है। तो उस पर्टिकुलर डे के 4 बज रहे होंगे, जिसका हमें टाइमिंग के बारे में यहाँ कोई चर्चा नहीं करनी है। अब आ जाती हैं हमारे मॉड्यूलो की कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या कहता है वो? तो क्या प्रॉपर्टीज आती हैं जिनको हम यहाँ पे क्वेश्चंस के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे। कि मान लो आपको दिया हुआ है कि A mod B is existing, यानी मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लो मुझे कहीं दिया हुआ है कि भैया 9 mod 4 ये मुझे पता है। ठीक है, 9 mod 4 की वैल्यू मुझे पता है। 9 mod 4 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो ये वाली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर आप इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में जो आपका पहला वाला नंबर है उसमें 4 का कोई मल्टीपल ऐड कर देंगे। देखो यहां पे पहले वाले नंबर में 4 का या फिर दूसरे वाले का कोई मल्टीपल, क्योंकि यहां पे k लिखा है, k का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऐड कर देंगे, तो आपका जो आंसर है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जो रिमाइंडर 9 को 4 से डिवाइड करने पे आ रहा है, अगर मैं यहां पे मॉड को कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करूं और बात करूं कि जो रिमाइंडर 9 को वो क्या 9 को 4 से डिवाइड करने पे आ रहा है, वही रिमाइंडर 9 में 12 ऐड कर दूंगा और फिर रिमाइंडर निकालूंगा, फिर मॉड निकालूंगा, तब भी रहेगा। ठीक है, लेकिन ये तब ट्रू नहीं होगा जब मैं 9 में 9 जोड़ के बोलूं कि भैया इसका जब आप मॉड निकालोगे 4 से तो 1 आएगा। ये गलत है, ये सही है। तो फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये है कि कुछ भी ऐड नहीं कर दोगे तो मॉड्यूलस चेंज नहीं होगा, या मॉड्यूलर अरिथमेटिक या रिमाइंडर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप जो दूसरा नंबर है उसका कोई मल्टीपल यहां पे ऐड करते, जैसे 4 into 3 कर दिया आपने, तो ये क्या हुआ, 12 4 का मल्टीपल हो गया, तो उस केस में आपका रिमाइंडर नहीं हिलता है। तो
तो जब आप किसी गिवन सिचुएशन में, किसी गिवन मॉड्यूलो अर्थमेटिक में दूसरे वाले का कोई मल्टीपल पहले वाले में ऐड करते हैं तो फिर आपका मामला गड़बड़ नहीं होता है, वो बिल्कुल सही चलता है। जो रिमाइंडर पहले था वो अब भी रहेगा, लेकिन अगर कुछ और वैल्यू ऐड करेंगे आप तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। जैसे 9 + 9 अगर आप कर दोगे फिर मॉड निकालोगे 4 से, तो आंसर वो नहीं रहेगा जो पहले था, कुछ और हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? बिल्कुल सर। अब यहां देखो कि यहां पे आपको दिया है कि यदि a की वैल्यू है 8 और b की वैल्यू है 3, तो आपको जो हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी उसको वेरीफाई करना है फॉर k = 5। ठीक है, तो a की वैल्यू 3, a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 3, k की वैल्यू 5। ठीक है, क्या वेरीफाई करना है मुझे? तो पहले मैं वो लिख लेता हूं भैया यहां पे कि टू वेरीफाई क्या है मेरा, यहां पे है कि भैया टू वेरीफाई कि a mod b जो है मेरा, a mod b इज इक्वल्स टू a प्लस kb mod b। ठीक है, इज दिस क्लियर? बिल्कुल सर। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दो पक्ष ले लूंगा, एक लूंगा LHS। ना व्हाट इज द LHS? तो वो है a mod b। ठीक है, a और b की वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो सर a और b की वैल्यू अगर मैं रखूं तो a की वैल्यू है 8 और b की वैल्यू है 3, तो 8 mod 3 कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 2। ठीक है ना, जब आप 8 को 3 से डिवाइड करेंगे आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा, रिमाइंडर आएगा बेसिकली 2। 3 2 जा 6, यहाँ पे बचा 2। अब बात आ जाती है RHS की। ठीक है, RHS क्या बोल रहा है? 8 प्लस k की जगह रखा आपने 5 इंटू किया 3 और यहां पे किया एक ब्रैकेट मैंने बंद और बोला इसका मॉड 3 निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है, क्या इस 2 से सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। तो यहां पे जब मैंने सॉल्व किया तो ये कितना हो जाएगा सर? दिस इंप्लाइज दैट दिस इज हाउ मच? तो सर 8, ये 5 और 3 हो जाएगा 15, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 15 और कितना होगा सर? ये हो जाएगा 23। फेयर इनफ? बिल्कुल सर। 15 और 8 23, उसका अगर मैं मॉड 3 निकालूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 2। यानी यहां पे मैं क्या बोलूंगा कि भैया LHS इज इक्वल टू RHS, यानी यहां पे वेरिफिकेशन हो गया। तो यहां पे आप लिख दोगे हेंस वेरीफाइड। इज दिस क्लियर? क्या यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं सर, ये समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि वेरीफाई कर दो कि ये प्रॉपर्टी सही है। सही हुई है तभी तो पढ़ा रहे हैं भैया, गलत होती तो काहे पढ़ाते मैथमेटिशियंस, कोई भी आपको, हमको, मुझे, है कि नहीं? चलो आगे बढ़े और कुछ प्रॉपर्टीज देखो। अगर मुझे बोला गया है, ठीक है, अगर मुझे बोला गया है जैसे यहां पे कि a और b को मिला के c के बराबर आ रहा है। ठीक है, अगर मुझे कहीं पे दे दिया है कि a और b को मिला के c के बराबर आ रहा है, तो अगर मैं यहां पे दोनों तरफ मॉड ले लूं, यानी a का मॉड ले लूं और b का मॉड ले लूं और उस तरफ c का मॉड ले लूं, तो जो रिजल्ट आएगा वो बराबर ही आएगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहीं पढ़ा है कि जैसे 5 + 3 इज इक्वल टू हाउ मच? 8। फेयर इनफ? अगर मैं यहां पे क्या करूं, या मान लो और आप कुछ लिख लोगे कि 5 + 4 = 9, फॉर एग्जांपल ये लिख लो, चलो ये बेटर एग्जांपल है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आपको आगे क्वेश्चंस में बहुत काम आएंगी, इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज्यादा है। इस प्रॉपर्टी के रूल के हिसाब से पता है क्या होता है? ये कह रहा है कि जैसे आपको बोला है कि 5 + 4 = 9, अगर आप यहां पे 5 mod 4 करोगे फॉर एग्जांपल, या 5 mod 2 करोगे, ठीक है, प्लस 4 mod 2 करोगे, तो आप यहां पे कह सकते हो कि भैया इससे अच्छा तो आप 9 mod 2 कर लो, एक ही बात होगी, आंसर सेम ही आएगा। 5 mod 2 करोगे आंसर आएगा कितना? 1। 4 mod 2 करोगे आंसर आया 0। 9 mod 2 करोगे आंसर आएगा 1। तो अगर मैथमेटिकली कोई लोग कनेक्टेड हैं तो उनका जब आप किसी इंडिविजुअल वैल्यू से मॉड निकालते हो तो उनके मॉड भी वही रिलेशनशिप फॉलो करते हैं जो वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर मैंने कहीं लिखा कि 7 + 4 = 11, तो जो रिमाइंडर 7 को, 4 को और 11 को इंडिविजुअली किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करने पे आएगा, जो रिमाइंडर्स आपके आएंगे वो भी सेम फॉलो करेंगे। ठीक है, या आप ऐसा भी कह सकते हो
कि अगर एडिशन में है और आपको मॉड निकालने को बोल लिया है तो आप क्या कर सकते हो, आप दोनों का अलग अलग मॉड भी निकाल सकते हो और फिर ऐड कर सकते हो। ठीक है, और अगर यहाँ पे आपके पास दिया है कि दो कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप दोनों तरफ सेम वैल्यू ऐड कर सकते हो। अगर यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी की दो अलग अलग आपको स्टेटमेंट्स दी हैं तो आप उन दोनों स्टेटमेंट्स को मर्ज करके भी लिख सकते हो, बशर्ते आपका मॉड जिसके वैल्यू निकाल रहे हैं जो वो आपकी सेम होनी चाहिए। ठीक है, वैसे ही अगर आपके यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो तो उनका अगर आप दोनों तरफ नेगेटिव लेते हो तो भी आपकी कॉन्ग्रुएंसी बनी रहेगी, वो हिलेगी नहीं। ठीक है, अब यहां देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोल दिया जाए कि 486 प्लस 729 मॉड 12 निकाल दो, तो इसको करने का एक तरीका तो ये हुआ कि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं। ठीक है, और जो यहां पे मेरा आंसर आएगा उसका मॉड 12 निकाल दूं, दिस इज फाइन। दूसरा पैटर्न क्या बोलता है कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि इतनी मेहनत करो, आप ये भी कर सकते हो कि आप 486 मॉड 12 निकाल दो। ठीक है, और 729 मॉड 12 निकाल दो। ठीक है, अब ये आसान, क्योंकि 486 मॉड 12 निकालोगे तो आपको इजीली रिमाइंडर मिल जाएगा 6, क्योंकि 486 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे 12 4 48, यहाँ पे 6 ही बचेगा। 729 भी यहाँ पे 12, 72 जो है वो 12 से डिविजिबल है तो यहाँ पे आ जाएगा 9। लेकिन आपका काम यहाँ पे खत्म नहीं होता है, आप इसको पता है क्या करेंगे, आप इसको देखो लिखो कैसे, आपको इसको लिखोगे कि भैया ये है 6 मॉड 12 और ये है 9 मॉड 12, क्योंकि ये बच रहा है तो जो बच रहा है वो हमारा आंसर भी हो सकता है, लेकिन हमें क्योंकि यहाँ पे फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना है और तो एक बार हम इनको भी ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा, अगर आप देखोगे 6 प्लस 9 मॉड 12। तो आप मॉड को तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक आपका टोटल आंसर छोटा ना आ जाए, जो भी यहाँ पे सेकंड वैल्यू है। जैसे यहाँ पे अभी 6 और 9 तो छोटे हैं, लेकिन उनको अगर मैं ऐड कर दूं तो वो खुद में 12 से बड़े हैं। 9 से हो जाएगा 15, तो ये हो गया देखो 15 मॉड 12। तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो कहा मुझे इन दोनों को पहले बड़े बड़े नंबर्स को ऐड करना था फिर मॉड निकालना था, पर यहाँ पे क्योंकि मैं उनको इंडिविजुअली अलग अलग कर सकता हूं, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे 12 का डिविजिबल नंबर आएगा नहीं आएगा उसकी गारंटी नहीं है, इसलिए मैंने अलग अलग करके सबका मॉड मूड निकाल के लास्ट में आंसर बता दिया 3। ठीक है, अब यहां देखो ये भी वैसा ही कुछ क्वेश्चन, लेकिन यहां पे देखो अब इसमें कितनी मेहनत है। अब पिछले वाले में तो फिर भी आप बोल सकते हो कि सबको ऐड करके सर उसके बाद निकाल देंगे मॉड, कोई बड़ी बात नहीं, पर यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इन सबको ऐड करना है। तो इन सबको ऐड करने में एक तो गलती होने के चांसेस भी हैं, क्योंकि बड़े नंबर्स को ऐड करना कई बार हमें गलती भी कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे इनके इंडिविजुअल मॉड कि भैया 672 मॉड 3 कितना होगा। ठीक है, फिर हम निकालेंगे भैया 541 मॉड 3 कितना होगा। ठीक है, फिर लिखा आपने यहाँ पे कि 383 मॉड 3 कितना होगा। अब लिखा लास्ट में भैया एक और क्या, 295 मॉड 3 कितना होगा, ये भी हमने यहाँ पे थोड़ा सा चिंतन मनन किया। ठीक है, और फिर आपके पास बचा 101 मॉड 3 कितना होगा, और एक लास्ट में बच रहा है 86 मॉड 3। तो अब इन सबको जब आपको ऐड करके मॉड निकालना हो तो शायद बहुत बड़ा नंबर आएगा और ऐड करते समय गलती होने के चांसेस भी ज्यादा है। अब लेकिन जब मैंने इनको मॉड 3 यहीं पे निकालना शुरू कर दिया इंडिविजुअली, तो मुझे वैल्यूज थोड़ी छोटी मिल सकती है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे 3 से डिवाइड करोगे 3 2 6, 3 2 6, एंड यहाँ पे कितना बचेगा सर, ये 0 आ रहा है मेरे हिसाब से। तो 3 4 12, एक बार करके देखो, 7 और 6 13, 2 15, लो बताओ। फिर 541 को करोगे तो सर यहाँ पे आप देखोगे 3 1 3 है ना, 24, 3 24, यहाँ पे रिमाइंडर बचा 1। चलिए भैया आगे देखो, 383, 3 1 3, 3 2 6, 23, 3 7 21, तो यहाँ पे बचा 2। 295 को अगर हम करेंगे तो 2 1 3 9 27, 25 बचा, 3 8 24, 1 बचा। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ये देखो 101, तो ये कितना हो जाएगा सर, 3 3 9, और मेरे पास बचा कितना सर, मेरे पास बचेगा 3 3 9, यहाँ पे बचा 1 11, 11 मतलब 3 3 9 फिर से, तो आपके पास बचेगा 2, और लास्ट में 86, तो 3 1 3 2 6,
26, तो यहाँ पे भी बचेगा 2। ठीक है, अब इंडिविजुअली सबको नंबर्स को ऐड करने के बाद बड़े नंबर को 3 से डिवाइड करने की जगह मैं क्या करूंगा, इन सबका जो आंसर बच रहा है ना उसको ऐड कर लूंगा। तो 0 + 1 + 2 + 1 + 2 + 2, और इन सबको 3 से डिवाइड करूंगा तो मैं, और कितना रिमाइंडर आएगा ये बता दूंगा मॉड 3 ले, क्योंकि सवाल में क्या बोला, रिमाइंडर बताओ, और रिमाइंडर कैसे बताते हैं, मॉड निकाल के, यानी मॉड्यूलो अर्थमेटिक निकाल के। यहाँ पे देखो 2 + 2 + कितना हो गया सर, ये 6 हो गया, छोड़ दो 8, 8 mod 3 का आंसर क्या होगा सर, 8 mod 3 का आंसर हो जाएगा 3। तो इसका आंसर क्या होगा भैया, रिमाइंडर कितना होगा, तो सर रिमाइंडर हो जाएगा यहाँ पे आप देखोगे 2। इज दिस क्लियर? तो कहाँ हमें इन सबको ऐड करके फिर डिवाइड करने का टास्क दिया गया था, और कहाँ हमने बड़ी आसानी से ये मॉड्यूलो अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट यूज करके बड़ी सी बाधा को छोटे सिंपल टर्म्स में ब्रेक करके अपना आंसर बता दिया। ठीक है, गुड टू गो, बिल्कुल सर। अब यहां देखो, ठीक है, जैसे एडिशन में था वैसे ही मल्टीप्लीकेशन में भी होता है, यानी अगर आपको दो नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन का मॉड निकालना हो तो आप उनका इंडिविजुअल मॉड निकाल के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं सर। अगर कॉन्ग्रुएंसी स्टैब्लिश्ड है दो नंबर्स के बीच में, तो उन दोनों नंबर्स में अगर आप कोई पर्टिकुलर नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी आपका वो स्टेटमेंट सही चलेगा, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होगी। ऐसे ही अगर यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी स्टैब्लिश्ड है दो अलग अलग सेट्स के बीच में, तो उनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो कॉन्ग्रुएंसी सस्टेन करेगी। इज दिस क्लियर? बिल्कुल सर। इसमें से ज्यादातर तो पहला वाला ही काम आता है। यहां देखो, अगर कोई आपसे बोल दे 186 इंटू 93 mod 7 निकालना है, स्टिल इट इज अ डूएबल टास्क, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये तो हम आसानी से कर लेंगे, है कि नहीं? कैसे करेंगे सर? देखिए, हमारे पास एक है कि इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसका mod 7 निकाल दो, लेकिन उसमें लगेगी थोड़ी सी ज्यादा मेहनत, क्योंकि वो बड़ा नंबर हो जाएगा। लेकिन मेरे पास जो अस्त्र शस्त्र हैं उसके हिसाब से मैं बोल सकता हूं कि आप 186 mod 7 निकाल दो और 93 mod 7 निकाल दो, उसके बाद जो आंसर आएंगे उनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, आपको इजीली मिल जाएगा। 7 2 14, 46, 40 से मतलब 7 6 42, रिमाइंडर आया 2। यहाँ पे 7 1 7 23, 7 3 कितना हुआ 21, यहाँ पे रिमाइंडर आया 2। फेयर इनफ, एक बार चेक कर लो। बिल्कुल सर। 7 2 14, यहाँ पे 46 है ना, 7 2 14, 7 6 42, 42 और 46 में गैप कितना हुआ, 4 का हुआ, तो ये दो नहीं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 होगा, तो सॉरी। और नीचे देख लो एक बार, 7 1 7 23, 7 3 21, 2 बचेगा, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो रूल ये कहता है कि अगर आपको इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन निकालना है, दिस वुड बी इक्वल टू 7 इंटू 2 mod 7। जो रिमाइंडर इनके मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट के बाद आएगा 7 से डिवाइड करने पे, वही रिमाइंडर इनके इंडिविजुअली डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसके मल्टीप्लिकेशन पे भी मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा सर, ये मिल जाएगा 8 mod 7 के रूप में ना। 8 mod 7 मतलब आपको 8 को 7 से डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आना चाहिए 1। इज दिस क्लियर? बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर, ये तो आसानी से हो गया। ठीक है, लेकिन सर यहां पे भी मैं चाहूं तो मल्टीप्लिकेशन करके फिर मैं मॉड निकालूंगा तो भी कोई खास दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है भैया, नहीं आनी चाहिए। अब यहां देखो, लेकिन अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए कि इन सबको मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर आएगा, तो आपके यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। आपके यहां मतलब हमें इस टाइप के क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में आप हर एक का इंडिविजुअल मॉड निकाल के फिर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद आपका काम काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहां देखो लिखा मैंने भैया 783 mod 5, फिर आपने लिखा 657 mod 5, 6 नंबर से सबका हम अलग अलग निकालेंगे। फिर आया 594 mod 5। वहीं अगर इनको मल्टीप्लाई करके निकालना होता तो भैया मेरे से तो ना हो पाता, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं। 3 डिजिट के 6 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना इस लाइक का हरक्यूलियन टास्क, मतलब कैलकुलेटर भी शायद
इसको करने के बाद सन्यासी ले लेगा कि भाई ये क्या करवा दिया आपने मेरे से, ठीक है। फिर आया 432 मॉड 5, ठीक है। फिर आएगा आपके पास 346 मॉड 5, फिर आएगा आपके पास 251 मॉड 5। तो इन सबको 5 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर बताना है। तो यहाँ देखो, पहले वाले को करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा, दूसरे वाले को करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा, तीसरे करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा, लास्ट में यहाँ पे भी 2 आएगा, इधर पे आएगा 1 और इधर पे आएगा 1। चलिए, तो जो इनको इंडिविजुअली डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आया, वही रिमाइंडर का जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये हो गया 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1। इसका क्या होगा, इसका होगा देखो मॉड 5। इज दिस क्लियर? बिल्कुल सर। इसका मॉड निकालोगे तो देखो 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, 16 या ऐसे कर लो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 6 8 जा कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 48। एक बार दोबारा चेक कर लो, 4 4 16 48, 48 मॉड 5 निकालेंगे हम, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट इन सबकी मल्टीप्लीकेशन का मॉड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 3। तो कहाँ इतना बड़ा सा नंबर फिर डिवाइड करते फिर रिमाइंडर आता 3, उससे बेटर है हमने आसान ट्रिक से बिना ज्यादा मेहनत किए, बिना ज्यादा मल्टीप्लीकेशन के ऊपर वो हुए डिपेंडेंट हुए, अपना आंसर बता दिया, ठीक है। अब यहां देखो, ये सवाल आप कह सकते हो कि एप्लीकेशन है, हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है उसका। क्या बोल रहा है आपसे, आपसे बोल रहा है फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 3 4 5 एंड 6 7 8 9, ठीक है। मेहनत वाला काम है, क्या करेंगे इसमें सर, लेकिन यहां पे तो दिया ही नहीं है किससे मॉड निकालना है या किससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर बताना है, इसको कैसे अप्रोच करेंगे। तो यहां बात समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको यहां पे सीखना है। लास्ट 2 डिजिट्स बोल रहा है, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट्स का मतलब है कि देखो 10th प्लेस एंड 1st प्लेस, राइट। अब आप सोचो, जब मुझे लास्ट 2 डिजिट के बारे में पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं इनकी लास्ट 2 डिजिट से ही काम होगा मुझे, है ना। तो क्या मैं इनको ऐसे किसी नंबर से डिवाइड कर दूं जिससे मुझे केवल इनकी लास्ट 2 डिजिट मिल जाए ताकि मेरा काम कम हो जाए। हाँ सर, ये करेंगे तो आइडिया तो अच्छा है, पर वो कौन सा नंबर है। तो अगर आप यहां पे सोचोगे तो वो नंबर है, यहां पे अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे कि भैया आपको केवल लास्ट की 2 डिजिट चाहिए, बाकी पूरा नहीं चाहिए, तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा भैया 2 3 4 5 इंटू 6 7 8 9 मॉड 100 निकालेंगे हम, है सर। ये मॉड 100 कहां से आ गया, तो ध्यान से देखो एक बार फिर से समझो। जब आप किसी नंबर को 100 से डिवाइड करते हो तो उसका इंपैक्ट क्या होता है सर, उसका इंपैक्ट ये होता है कि अगर हम मान लीजिए यहाँ पे 2 3 4 5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास केवल लास्ट की 2 डिजिट बचेंगी एज रिमाइंडर, क्योंकि मॉड्यूलो अर्थमेटिक आपको रिमाइंडर के बारे में बताता है। और क्योंकि मुझे 4 डिजिट नंबर का एक 4 डिजिट नंबर से मल्टीप्लीकेशन होने के बाद क्या आएगा लास्ट 2 डिजिट्स, वो चर्चा करनी थी, तो मुझे कंसंट्रेट करना था मेरी लास्ट 2 डिजिट्स पे। और उस पे करने के लिए मॉड 100 मुझे वो लिबर्टी देता है कि मैं शुरू के नंबर्स को हटा के लास्ट वालों को इंटैक्ट रखते हुए अपना काम करूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 2 3 4 5 मॉड 100, ठीक है। और उस तरफ हो जाएगा इंटू 6 7 8 9 मॉड 100। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं यहां पे तो इसका आंसर आएगा 45 और इसका आंसर आएगा 89, है ना। और फॉर आर रेफरेंस फर्दर मैं यहां पे भी एक बार लिखूंगा मॉड 100, ताकि जब हम इनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालें तो फिर लास्ट 2 डिजिट्स पे कंसंट्रेट कर पाएंगे। चलिए मल्टीप्लाई करो भैया, 49 और 45 और 89 को कितना आएगा, तो सर 45 और 89 को मल्टीप्लाई करने पे आएगा कितना सर, वो आएगा 4005, राइट। और उसका हम निकाल रहे हैं मॉड 100 क्योंकि हमें लास्ट 2 डिजिट चाहिए। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 05।
अच्छा एक बात समझना, ये प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल है। अगर कोई आपसे लास्ट डिजिट पूछता तो आप वहां पे मॉड 10 निकाल देते। अगर आपसे कोई लास्ट 3 डिजिट पूछेगा किसी दो बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे, तो आप निकालोगे मॉड 1000। ठीक है, तो जितनी डिजिट्स पूछ रहा है उतना मॉड निकालते हैं। 2 डिजिट बोल रहा है तो 100, 3 बोल रहा है तो 1000, 1 बोलेगा तो 10। जैसे यहां पे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि भैया लास्ट 3 डिजिट बता दो इसकी, किसकी, 1 2 3 4 और 5 6 7 8 की। मल्टीप्लाई करके करोगे शायद बहुत टाइम लग जाए और शायद आपको ठीक से समझ भी ना आए। लेकिन अगर मैं यहां पे इनका निकाल दूं मॉड्यूलो 1000, तो शायद मुझे यहां पे कोई खास दिक्कत ना हो। ठीक है भैया, है ना। अब निकालो जरा इसका मॉड्यूलो 1000। तो सर यहां पे देखो क्या हो जाएगा, देखो एक तो ये हो जाएगा कि पहले जहां 4 डिजिट के नंबर थे, अब शायद वहां 3 डिजिट में ही काम हो जाए। तो 1 2 3 4 मॉड 1000 इंटू 5 6 7 8 मॉड 1000 कर दूंगा मैं। इससे क्या होगा कि कम से कम थोड़ा तो मेरा बर्डन कम होगा। चलो बाकी नहीं तो कम से कम थोड़ा तो कम हो जाएगा, है कि नहीं। बिल्कुल सर। तो यहां देखो ये आया 234, इधर आ गया 678। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या ही हेल्प हुई, एटलीस्ट इससे तो बेटर ही है। ठीक है, क्योंकि इसमें तो 4 को करना था, इसमें फिर भी 3 को करना है। तो 234 इंटू 678 और उसका जो आंसर आएगा उसका हम निकाल देंगे मॉड 1000, क्योंकि उससे छोटा ये हो नहीं रहा है। ठीक है ना। तो एक बार करके देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, आपको आंसर मिलेगा 158652। ठीक है, कितना मिलेगा 158652, और इसका हम निकालेंगे मॉड 1000। तो ये हमें फिर से लास्ट की 3 डिजिट पे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए छोड़ देगा, विच इज 652। तो अगर कोई पूछेगा लास्ट 3 डिजिट्स क्या है तो आप बोलोगे 652। तो चलो यहां तो 4 डिजिट के नंबर थे, फिर भी आपको लग रहा है कि काफी मेहनत हो गई, ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। पर कभी अगर 5 6 डिजिट के नंबर आ जाएंगे एग्जाम में, तो अगर आप सेम पैटर्न फॉलो करोगे तो काफी लकी रहोगे कि कहां 6 नंबर डिजिट के मल्टीप्लीकेशन की जगह 3 में ही अपना काम निपट गया। क्योंकि 6 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन करने में आपको और मुझे तो 2 4 दिन लग जाएंगे, है कि नहीं। अब यहां देखो एक और प्रॉपर्टी, कि अगर आप कोई पावर लेते हैं, ठीक है, तो भी आपका रिमाइंडर क्या करता है, तो भी आपका रिमाइंडर सेम रहता है और आपकी कॉन्ग्रुएंसी नहीं हिलती है। ठीक है, ये एक स्पेशल लॉ है, स्पेशल टेक्निक है, जो कि स्पेसिफिक सिचुएशंस में बहुत ज्यादा काम आती है। तो चलिए हम देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जहां पे इसको हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। चलो भैया देखिए अपन कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहां देखो क्वेश्चंस में आपको बताता हूं, आपको पता लगाना है कि 3 पावर 16 मॉड 4 कितना आएगा। तो प्रॉपर्टी क्या पड़ी थी, दोनों तरफ पावर होगी तो भी कॉन्ग्रुएंसी मेंटेन होगी। ठीक है, लेकिन सवाल कैसा आ गया, सवाल आ गया 3 पावर 16 मॉड 4 बता दो। अब या तो आप 3 पावर 16 निकाल लें, यानी 3 को 3 से 16 बार गुणा कर लें, या फिर आप कुछ ऐसी ट्रिक बता दें सर जिससे कि ये काम आसानी से हो जाए, और वही हम यहाँ पे आज सीखेंगे। तो अब देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे, हमें ये तो पता है कि हम 3 पावर 16 तो नहीं निकाल सकते, लेकिन मुझे अगर चेक ही करना है तो मैं कुछ ऐसे नंबर ढूंढूंगा जो कि 3 की पावर को 4 से डिवाइड करने पे कुछ आसान सा आंसर दे दे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने चेक किया 3 पावर 1 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, सर ये आएगा, मेरा आंसर कितना आएगा, मेरा आंसर आएगा 1 नहीं, मेरा आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 3। ठीक है, कुछ खास हेल्प नहीं हुई। अगर मैं 3 पावर 2 को क्या करूं, 3 पावर 2 को 4 से यहां पे डिवाइड करूं, दैट इज 9, तो मेरा आंसर कितना आएगा, मेरा आंसर आएगा 1। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, अब इस 3 पावर 2 को 3 पावर 16 तक ले जाने की कोशिश करूंगा। कैसे, तो यहां देखो ये दिए गए स्टेटमेंट के साथ में एक स्टेटमेंट और लिख रहा हूं कि 1 मॉड 4, यानी 1 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तब भी 1 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को मैं कर दूंगा मर्ज। ध्यान से देखना कैसे, क्या लिखा मैंने लिखा कि भैया देखो इसके हिसाब से अगर देखा जाए
तो 3 पावर 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 4, यानी जो रिमाइंडर 3 पावर 2 को 4 से डिवाइड करने पे आता है वही रिमाइंडर 1 को भी 4 से डिवाइड करने पे आता है। लेकिन सर इससे हम 3 पावर 16 तक कैसे पहुंचेंगे? तो वहां पे हम यूज करेंगे हमारा ये वाला रूल कि अगर कॉन्ग्रुएंसी मेंटेन हो रही है तो फिर अगर कॉन्ग्रुएंसी स्टैब्लिश हो गई है तो अगर आप कोई और पावर भी ले लोगे दोनों तरफ तब भी आपका आंसर सेम रहेगा। विच मीन्स दैट कि अगर मैं यहां पे दोनों की 8 पावर ले लूं, ठीक है, दोनों की कितनी ले लूं? दोनों की ले लूंगा मैं 8 पावर। तो देखो ये है 3 स्क्वायर, ठीक है, ये है कॉन्ग्रुएंट टू 1 और यहां पे है मॉड 4, और मैं कह रहा हूं यहां पे कि मैं दोनों पक्षों की 8 पावर ले रहा हूं, तो इसकी पावर 8 और यहां पे 1 की पावर 8। क्या ये मैथमेटिकली करेक्ट है? बिल्कुल सर, हमने अभी पढ़ा है कि आप कितनी भी पावर दोनों तरफ ले सकते हैं, बस ये है कि सेम पावर लेनी है आपको, तो आप मैथमेटिकली कुछ गलत नहीं करेंगे। तो 3 पावर यहां पे देखो हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर की पावर मल्टीप्लाई 8 दूनी 16 और यहां रहेगा कॉन्ग्रुएंट टू 1 पावर 8 विच इज 1। ठीक है ना, अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? तो मैं लिखूंगा भैया कि 3 पावर 16 मॉड 4 इज इक्वल टू 1। सर ये कैसे हुआ? सर बहुत सिंपल सी बात है, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जो रिमाइंडर 3 पावर 16 को 4 से डिवाइड करने पे आ रहा है 1 पावर 8 या 1, क्योंकि 1 पावर 8 इज 1 को 4 से डिवाइड करने पे आएगा। अब ये तो मुझे पता है कि भैया 1 पावर 1 मॉड 4 का क्या आंसर होता है? 1 मॉड 4 होता है 1, तो वो मैंने यहां पे लिख दिया। सिंपल सी बात, क्लियर हो गई ये बात? बिल्कुल सर। तो हमने क्या किया, इस बड़े से सवाल को किसी छोटे से चीज से कंपेयर करके आगे बढ़ाया। नेक्स्ट देखो, अब ये कह रहा है फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 12 पावर 12। अब या तो 12 पावर 12 निकाल लो और या फिर लास्ट डिजिट के लिए गणित लगा लो। गणित क्या लगाओगे सर? बहुत सिंपल सी बात बोलेंगे हम कि देखिए 12 पावर 12 मॉड 10 पता लगाएंगे हम, क्योंकि जब आप 10 से डिवाइड करते हैं किसी को भी तो आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन किस पे आ जाता है? लास्ट डिजिट पे आ जाता है। तो हम इसमें मामला शुरू कहां से करेंगे? तो इसमें हम मामला शुरू करेंगे सबसे नीचे। पहले हम देखेंगे भैया 12 पावर 1 मॉड 12 कितना आएगा। तो सर मॉड 10 कितना आएगा? सर ये आएगा 2। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर लेकिन इसमें अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, अगर इसके हिसाब से मैं चलूंगा तो 2 मॉड 10 भी होगा 2, तो कुल मिला के मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा यहाँ पे, अगर आप देखोगे भैया एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखूं, ये हो गया 2 मॉड 10 इज इक्वल टू 2। सो दिस इंप्लाइज दैट, दिस इंप्लाइज व्हाट सर? दिस इंप्लाइज दैट कि 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 10। तो अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे 12 पावर 12 तक जाना है तो मुझे 2 पावर 12 तक जाना पड़ेगा, जो शायद मुझे याद ना हो। तो इसलिए ये वाली अप्रोच लेना यहां पे ठीक नहीं होगा, हम इससे बड़ी पावर ढूंढेंगे। चलिए 12 पावर 2 किया यदि हमने, तो क्या बोला हमने यहां पे बोला भैया आप एक काम करो 12 पावर 2 को एक बार चेक करो। 12 पावर 2 मॉड 10, 12 पावर 2 इज हाउ मच? सर 12 पावर 2 होता है, यहां पे आप देखोगे तो 144। 144 को जब मैं 10 से मॉड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 4। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। या फिर अगर मैं और सोचूं 12 पावर 3 होता है 728 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं 12 पावर 3 कितना होता है सर? 12 पावर 3 तो आपको भी याद नहीं है, मतलब मुझे याद तो है पर लेकिन 1728 होता है, कितना होता है एक बार चेक करो। तब होता है 1728, उसको भी जब हम डिवाइड करेंगे 10 से तो आंसर आएगा 82। तो और बड़ा होते जा रहा है, तो अब क्या करोगे आप 12 पावर 2 के साथ एक बार कोशिश करोगे। 12 पावर 2 इज इक्वल 12 पावर 2 मॉड 10 इज इक्वल टू 4। 12 पावर 2 को 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आता है 4। और वैसे अगर मैं देखूं तो 4 मॉड 10 भी कितना होता है? 4 मॉड 10 भी होता है 4। ठीक है, मुझे जाना कहां तक है? मुझे जाना है 12 पावर 12 तक, तो वो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा।
क्योंकि 12 पावर 1 से तो बहुत मुश्किल हो रही थी, इसलिए 12 पावर 2 से एटलीस्ट थोड़ा तो आसान हो जाना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसको अगर मैं देखूं कि 12 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 4, और लिखा मैंने यहां पे ब्रैकेट में कितना, मॉड 10। इज दिस क्लियर? क्या यहां तक कोई दिक्कत? मॉड 10 कहां से आया था, एक बार फिर से अगर रिपीट करूं तो लास्ट डिजिट पूछी थी। लास्ट डिजिट मतलब सबसे छोटी वाली वैल्यू, यूनिट प्लेस वाली वैल्यू, उसके बाद पहले के सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जब आप मॉड 10 कहते हैं तो उसके पहले के सारे जो अनइंपॉर्टेंट है वो हमारे यहां से एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि वो डिवाइड हो गए, सिर्फ रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको मैं कैसे कंटिन्यू करूं भैया? तो सर यहाँ पे देखिए, आपको 12 तक जाना है, आप इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाओ। ठीक है, हो सकता है आपको यहां पे कुछ हेल्प मिल जाए। व्हाट इफ आई टेक, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो, व्हाट इज 4, 12 तक जाना है, आप पावर 3 लेके देखो इसके बाद, तो क्या होगा सर, 4 क्यूब तो रिमाइंडर आ जाएगा 4, 64 हो जाएगा, तो वो भी डिविजिबल है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा आगे टिप्पणी, कि इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो 12 पावर 2 होल पावर 3 अगर मैं कर दूं, और यहां पे मैं 4 पावर 3 कर दूं, तब भी कॉन्ग्रुएंसी मेंटेन होगी, राइट? क्योंकि दोनों तरफ हम सेम पावर ले सकते हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे, ये हो जाएगा 12 पावर 3 2 6, 4 पावर 3 दैट इज, अब यहां पे मुझे क्योंकि 4 पावर 3 याद है तो मैं लिख सकता हूं वो कितना होगा, तो सर वो हो जाएगा 64, राइट? सर एक तरफ पावर चल रही है, दूसरी तरफ आप सॉल्व कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक है, पावर लेने समय पावर तो लेंगे, लेकिन उसका अगर सॉल्व हो रहा है तो हम करेंगे। तो ये 12 पावर 6 इस कॉन्ग्रुएंट टू, यहां पे देखो फिर से आ जाएगा 64, डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 4, तो मॉड 10। ठीक है, इज दिस क्लियर? बिल्कुल सर। अब 12 पावर 6 पे आ गए, हमें 12 पावर 12 पे जाना है, क्या कर दोगे, फिर से स्क्वायर कर दोगे, तो बोलोगे 12 पावर 6 का स्क्वायर इज इक्वल, इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 स्क्वायर मॉड 10। तो इधर आ गया 12 पावर 12, तो किसी तरीके से मैं 12 पावर 12 पे पहुंच गए। इधर आया 4 स्क्वायर यानी 16 मॉड 10। अगेन 10 से डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड हो जाएगा तो केवल आपके पास कितना बचेगा, तो आप बोलोगे 12 पावर 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉड 10, which also implies that 12 power 12 mod 10 is equal to 6, which means the last digit of 12 power 12 would be how much? 6. Is this clear? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा से भी नहीं सर। आप चाहें तो एक बार कैलकुलेटर में गूगल से भी चेक कर सकते हैं, आपका आंसर यही आना चाहिए। इज दिस क्लियर? स्टेप बाय स्टेप आप समझ गए यहाँ पे क्या हुआ? बिल्कुल सर। हालांकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लग सकता है, पर देखो आपको करना क्या है, आपको किसी तरीके से 12 पावर 12 तक पहुंचना है, अलग अलग पावर्स को जोड़ के। तो आप शुरू करते हो भैया यहाँ पे 12 पावर 2 मॉड 10 से, क्योंकि वो आपको कुछ रिमाइंडर देता है, वरना लास्ट डिजिट तक पहुंचना बिना मॉड का इस्तेमाल करें मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने उसकी एक बार पावर ली कुछ, फिर उसको वापस 10 से डिवाइड किया तो वो और सिंप्लीफाई हो गया, फिर आपने उसकी एक और बार पावर लेके किसी तरीके से 12 पावर 12 तक लाके छोड़ दिया। ये देखो अब ये क्या कह रहा है, पता लगाओ कि 5 पावर 61 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना रिमाइंडर आएगा। इस सवाल को अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो मुझे क्या पूछ रहा है, मुझे पूछ रहा है 5 पावर 61 मॉड 7 कितना होगा, सिंपल लैंग्वेज में। ये मेहनत अपन को करनी है। ठीक है, कि 5 पावर 61 मॉड 7 कितना होगा, ये हमको यहां पे बताना है। कैसे बताएंगे सर? देखिए 5 पावर 1 से शुरू करते हैं। 5 पावर 1 मॉड 7 इज हाउ मच, तो ये है सर 5, बड़ा नंबर है, छोटा चाहिए जितना छोटा हो सके। 5 पावर 2 इज 25, राइट? और उसका मॉड 7 करेंगे तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। क्लियर है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं सर। अब आप सोचोगे 5 पावर 3 मॉड 7, 5 पावर 3 इज 125, 125 को 7 से डिवाइड करो कितना आ रहा है, तो सर 3 का अगर हम देखेंगे तो 125 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 1 जा 7, 55। ठीक है, बड़ा ही आ रहा है ना, वो तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बेहतर क्या होगा, अभी तो मुझे यही छोटा दिख रहा है तो मैं यहीं से शुरू करूंगा, और साथ में क्या बोलूंगा भैया, देखो कि 4 मॉड 7 जो है
वो भी कितना आता है सर, वो भी आता है 4 के बराबर। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट 5 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड 7, यानी जो रिमाइंडर 5 स्क्वायर को 7 से डिवाइड करने पे आ रहा है वही रिमाइंडर 4 को भी 7 से डिवाइड करने पे आ रहा है। इसमें तो कोई शंका की बात ही नहीं है। ठीक है, अब यहां पे देखना क्या करोगे, आप क्या बोलोगे, सर हम यहां पे ये बोलेंगे कि हमें 61 तक जाना है तो इसको जरा बढ़ाया जाए। ठीक है, कैसे बढ़ाओगे भैया, तो वो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्या हम यहाँ पे थर्ड पावर ले लें, क्योंकि 2 का अगर आप करोगे थर्ड पावर 3 पावर ले लोगे तो वो हो जाएगा 5 पावर 6। ठीक है, इधर हो जाएगा 4 पावर 3 यानी 64, तो रिमाइंडर आपका वही रहेगा, दैट इज 64 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो हेल्प करो सोचो। तो यहां देखो हम क्या बोल रहे हैं, यहां हम बोल रहे हैं कि आप ले लो यहाँ पे 5 स्क्वायर की पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 क्यूब मॉड 7, यानी जो रिमाइंडर 5 स्क्वायर की थर्ड पावर को 7 से डिवाइड करने पे आ रहा है वही रिमाइंडर 4 की थर्ड पावर 4 के क्यूब को भी 7 से डिवाइड करने पे आ रहा है। ना इधर तो मुझे 5 की ये पावर चाहिए ही, 3 2 जा 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 क्यूब इज 64 mod 7. Now this can be also written as कि 5 power 6 is congruent to 1 mod 7. क्यों भैया, क्योंकि सर जब 64 को 7 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा रिमाइंडर में, तो मैं उस हिसाब से लिख दूंगा, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो आप वहां डिवाइड कर सकते हैं, बेसिकली यही यहां पे आपको बोलना है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, अब क्योंकि देखो 1 आ गया तो फिर तो आप कोई सी भी पावर ले सकते हो, तो दिस इंप्लाइज दैट कि 5 पावर 6 होल पावर 10 शुड बी इक्वल टू 1 पावर 10 मॉड 7। क्योंकि भैया आप 10 क्या 20 ले लो 30 ले लो, क्योंकि 1 की कोई सी पावर लोगे टेंशन तो होगी नहीं हमें। टेंशन हमें सिर्फ इस तरफ क्यों नहीं थी, उससे हम काफी करीब आ गए। तो ये आप इंप्लाइज दैट करोगे कि भैया 5 पावर 60 अब इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7, तो वो 1 ही रहेगा क्योंकि 10th पावर भी 1 ही देगी। लेकिन सर हमें 60 नहीं 61 चाहिए, तो भैया आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहां पे आप कहोगे भैया कि नाउ 5 पावर 60 इंटू 5, दोनों तरफ अगर आप सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चलता है, वो अलाउड है, बस नंबर सेम मल्टीप्लाई होना चाहिए, मॉड 7। इज दिस क्लियर? ठीक है, यहां पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 पावर 61 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 इंटू 5 इज 5 मॉड 7। तो इसके हिसाब से आपका आंसर क्या आएगा कि देखो सर 5 पावर 61 मॉड 7 वुड बी इक्वल टू 5, यानी 5 पावर 61 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 5। यहां पे कोई फिक्स मेथड कोई फिक्स पैटर्न नहीं है जिससे आप अपने गोल तक पहुंच सकते हो। आप जो भी पावर आपको सुटेबल लग रही है, जो कि आप यूज कर सकते हो, उसका इस्तेमाल करके यहां पे आगे बढ़ सकते हो, उसमें कोई मनाही नहीं है। इज दिस क्लियर? कि यहां तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। तो कैसे हमने यहाँ पे 5 पावर 3 लिया, 5 पावर 2 लिया, फिर 5 पावर 3 लिया, फिर वहां पे उसका और 10th पावर लिया, फिर एक 1 और एक्स्ट्रा जोड़ा, जहां पे इस तरीके से हमने 4 बार अलग अलग चीजें करके अपने सवाल के जवाब को ढूंढा। इज दिस क्लियर? बढ़िया, चलो बहुत अच्छी बात है। यहां देखो अब आ जाता है एडिशन मॉड्यूलो। ठीक है, लास्ट 3 टॉपिक्स हैं और बहुत ही अच्छे बहुत ही बढ़िया टॉपिक्स है, बहुत ही आसानी से ये आपको समझ में आ जाते हैं। अभी तक हमने देखा है कि मान लो हमसे कोई कहता है कि भैया 782 में 436 जोड़ के मॉड निकाल दो, मान लो हमें बोल दिया मॉड 11 निकाल दो, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। क्या दो ऑप्शन होते हैं कि सर इनको ऐड करके फिर मॉड निकाल दो, या पहले मॉड निकाल के फिर ऐड कर दो। ठीक है, लेकिन अगर किसी का मन हो कि नहीं भाई साहब मेरे को तो पहले एडिशन ही कराना है उसके बाद मॉड निकालना है, तो उस केस में आप यहां पे एडिशन मॉड्यूलो का इस्तेमाल करते हैं। एडिशन मॉड्यूलो स्ट्रिक्ट क्या देता है, उसको इंस्ट्रक्शन देता है, एकदम सख्त निर्देश देता है भैया कि पहले ऐड करो फिर मॉड्यूलो निकालना। और इसको लिखते कैसे, मान लो आपके दो नंबर्स हैं ए और बी, ठीक है, आपको उनको ऐड करके मॉड्यूलो निकलवाना है, तो आप क्या लिखोगे, ए
प्लस एम बी। इससे क्या होगा, इससे कोई भी इंसान समझ जाएगा कि पहले ऐड करना है फिर मॉड्यूलो निकालना है। और इसके आते हैं दो आंसर, एक या तो आप पहले ऐड करेंगे और फिर उसका मॉड्यूलो निकालेंगे, जो कि अपन रेगुलरली करते भी आए हैं बहुत बार, ठीक है, मॉड एम, ठीक है। दूसरा ये हो जाता है कि आप इसको केवल ऐड करके छोड़ देंगे। सर मॉड्यूलो क्यों नहीं निकालेंगे इसमें, क्योंकि भैया देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ऐड करने के बाद रिजल्ट आ रहा है वो m के बड़ा, m से बड़ा या m के बराबर है, तो वहां डिवीजन पॉसिबल है, वहां रिमाइंडर निकल के भी आता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो m से छोटा है एडिशन उनका, तो फिर डिवीजन करने का कोई औचित्य नहीं बनता है, इसीलिए यहाँ पे आप केवल a प्लस बी कर देते हैं। सर इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं जरा वो बता दो। तो ये देखो, फाइंड एडिशन मॉड्यूलो, सीधे सीधे बोल दिया, ठीक है। 9 मॉड्यूलो 9 मतलब m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है 9, ठीक है। और देखो a और b कितना दिया है, a दिया है 4, b दिया है 12, ठीक है। क्या पढ़ा है हमने, हमने ये पढ़ा है भैया कि अगर आपको बोला जाए कि a प्लस 9 मॉड्यूलो यहाँ पे निकालना है, आपको मॉड्यूलो 9 निकालना है एडिशन में, और दूसरा नंबर है 12, तो आप इसको ऐसे लिखोगे 4 प्लस 9 मॉड्यूलो 12 इज इक्वल्स टू, ऐड करके देखेंगे अगर 16 आ रहा है 9 से बड़ा है तो 16 मॉड 9, ठीक है। तो इसको आप लिखोगे भैया 4 प्लस यहाँ पे आया 9 मॉड 12, या फिर 4 प्लस मॉड्यूलो 9 12 इज इक्वल्स टू 16 को डिवाइड करो 9 से कितना आएगा सर, 16 और 9 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। ऊपर आप ब्रैकेट में लिख देना कि a प्लस बी इज मोर देन m, हो गया, बस इतना सा काम था, ठीक है। एक अंग्रेजी के सेंटेंस को गणित का नॉलेज इस्तेमाल करके कम से कम शब्दों में लिखना। अब नीचे देखो कह रहा है फाइंड क्या, एडिशन मॉड्यूलो 17, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका m हो जाएगा, और a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 11। इसको कैसे अप्रोच करोगे, तो सर यहां देखिए हमने ये पढ़ा है कि 3 एडिशन मॉड्यूलो 17 11 इज इक्वल टू 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 11, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, इतना ही क्यों होगा, क्योंकि सर यहाँ पे अगर हम देखें तो जो आपका a और b है उनको ऐड करने पे m से छोटा आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 3 प्लस एडिशन मॉड्यूलो 17 11 इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 14। इज दिस क्लियर, कहीं कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। अब अगर इसमें कोई आपसे बोल दे कि भैया सब्ट्रैक्शन मॉड्यूलो भी होता है, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी सेम ही काम होता है कि दो नंबर्स हैं उनका आप सब्ट्रैक्शन मॉड्यूलो निकाल रहे हैं, तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो उनको सब्ट्रैक्ट करके मॉड्यूलो निकाल दो, ठीक है, या फिर उनको केवल सब्ट्रैक्ट करके छोड़ दो। छोड़ हम तब देते हैं जब सब्ट्रैक्ट करने का जो रिजल्ट है वो लेस देन आपका जिसका मॉड्यूलो निकालना है वो हो जाए, ठीक है। और बिना छोड़े मतलब माइनस करने के बाद मॉड्यूलो हम तब निकालते हैं जब उसकी वैल्यू m से बड़ी या बराबर आ जाए, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ देखो सवाल कैसे आएंगे, देखो 3 तरीके के सवाल है यहाँ पे। सबसे पहला वाला बोला मॉड्यूलो 7, तो मतलब m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, a की वैल्यू है 12, b की वैल्यू है 4, तो कैसे लिखेंगे इसको, तो सर ये हो जाएगा 12 सब्ट्रैक्शन मॉड्यूलो 7 4 इज इक्वल टू, ब्रैकेट में लिखा आपने यहाँ पे 12 माइनस 4 मॉड्यूलो 7। कुछ इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो बोला है वो करना है, मतलब 12 माइनस 4 करना है। तो दिस वुड बी इक्वल टू कितना, तो आप लिखोगे यहाँ पे देखो 12 माइनस 7 यानी माइनस एड सब्ट्रैक्शन मॉड्यूलो 7 4 वुड बी इक्वल टू 8, क्योंकि 12 माइनस 4 क्या तो कितना बचेगा 8 बचेगा, 8 मॉड 7 एंड व्हाट इज 8 मॉड 7, तो 8 मॉड 7 इज 1। ऊपर क्या लिखोगे यहाँ पे रूल कि भैया देखो a माइनस बी जो है वो कितना आ रहा है, तो सर a माइनस बी आ रहा है m से बड़ा, इसीलिए हमने माइनस करके मॉड निकाला। अगर छोटा आता तो केवल माइनस करके हम छोड़ देते। b वाला पार्ट देखो यहाँ पे मॉड्यूलो 11 है तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी 11, a की वैल्यू है 18, b की वैल्यू है 17, ठीक है। आप सेकंड वाले को देखिए, हम यहाँ अप्रोच कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, देखिए 18 सब्ट्रैक्शन मॉड्यूलो 11 और यहाँ पे है 7, दिस वुड बी इक्वल टू 18 माइनस 7, और क्योंकि माइनस करने पे ये 11 के बराबर आ रहा है तो भी हम मॉड निकालेंगे,
क्योंकि हमने रूल पढ़ा है कि भैया जो आपका a माइनस बी है अगर वो बराबर भी आता है तब भी आप मॉड निकालते हैं, तो बड़ा या बराबर आता है m के तो मॉड निकाला जाता है। ठीक है, 18 में से 7 गया तो आया 11। तो अगर कोई पूछेगा तो 18 माइ सब्ट्रैक्शन मॉड्यूलो 11 7 इज इक्वल टू 0। क्यों भैया? क्योंकि 18 में से 7 गया तो 11 बचेगा, 11 डिवाइड बाय 11 करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। थर्ड पार्ट को और देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में देखना यहाँ पे क्या होगा। सर ये कह रहा है सब्ट्रैक्शन मॉड्यूलो कंटिन्यू करना है, मॉड्यूलो कितना है 14 है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, a की वैल्यू है 21, b की वैल्यू है 12, तो 21 सब्ट्रैक्शन मॉड्यूलो 14 12 इज इक्वल टू 21 माइनस 12। और जब लिख रहे हो तब दिमाग में कर लो, अगर 21 माइनस 12 की वैल्यू छोटी है इससे 14 से, जो कि दिख रहा है होगी भी शायद 9 आएगा आपका यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि भैया देखो 21 सब्ट्रैक्शन मॉड्यूलो 14 12 इज इक्वल टू 9। इज दिस क्लियर? क्या कोई दिक्कत? बहुत ही सिंपल एंड डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है यहाँ पे ये। ठीक है, तो आपने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, इसके बाद आता है आपका मल्टीप्लीकेशन। इसमें भी क्या होता है कि जब आप दो नंबर्स के बीच में ऐसे मल्टीप्लीकेशन का साइन और मॉड्यूलो लगा देते हैं इस तरीके से, तो वो यही दर्शाता है कि या तो इनको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और फिर मॉड निकाल दो, या फिर इनको केवल मल्टीप्लाई करके छोड़ दो, मॉड मत निकालो। अब मल्टीप्लाई करके मॉड कब निकालते हैं? जब मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट बड़ा या बराबर आए आपको जिससे मॉड निकालना है उसके। और छोड़ कब देते हैं? जब मल्टीप्लाई करने का रिजल्ट आपकी मॉड वाली वैल्यू से कम आ जाए। तो जब छोटा आ गया तो फिर छोड़ देंगे, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो हमने पहले भी किया है। अब यहां देखो, ये कह रहा है भैया आपको निकालना है मॉड्यूलो 8, यानी m की वैल्यू है आपकी 8। ठीक है, कब? जब आपका a है 3 और b है 11। चलिए क्या करेंगे आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 8 11 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 11 मॉड 8। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 3 इंटू 11 क्या है? 3 इंटू 11 है 8 से बड़ा। ठीक है, 3 इंटू 11 कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 33 मॉड 8। अब 33 जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 1। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 3 कुछ इस प्रकार, है ना। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट भी कर देते हैं और फिर अपन करते हैं मामले को समाप्त फटाफट से। ठीक है, तो यहाँ पे होगा देखो 15 निकालना है, ए और बी की वैल्यू है 4 और 3, तो आपने लिखा यहाँ पे 4 15 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 15, यहाँ पे आ गया 3 वुड बी इक्वल टू 4 इंटू 3 बिना किसी मॉड्यूलो के, क्योंकि 4 इंटू 3 इज लेस देन 15। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? तो सर ये देखिए 4 इंटू यहाँ पे हो गया 15, यहाँ आया 3 इज इक्वल्स टू 12। तो जो आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो आपने पढ़ा, ठीक है, इन तीनों का काम सिर्फ ये होता है कि जब आपको ये स्पेसिफिक निर्देश देना चाहें कि भैया हमें पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर मॉड निकालना। ठीक है, क्योंकि हमने रूल ये पढ़ा है कि मल्टीप्लिकेशन से पहले भी मॉड निकाला जा सकता है, इंडिविजुअल मॉड निकाल के जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो। पर अगर किसी व्यक्ति को चॉइस चाहिए कि नहीं मुझे पहले मल्टीप्लिकेशन ही करवाना है, तो वो इस तरीके से लिख के सवाल पूछ सकता है। एंड विद दिस वी आर गोइंग टू फिनिश टुडे सेशन, क्योंकि हमने यहाँ पे मॉड्यूलो अर्थमेटिक के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया है। अब आपके लिए एक टास्क ये बचता है कि आप और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, अच्छे से मेहनत करें और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दें। क्योंकि हमारे टाइम ड्यूरेशन लिमिटेड होता है तो हम यहाँ पे कुछ ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाते हैं। और अगर आपको ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस और ज्यादा डाउट्स अगर होते हैं तो आप हमारे जो पेड बैच है उसका एनरोलमेंट कर सकते हैं। वहां पे आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस, ज्यादा अमाउंट ऑफ आप कह सकते हैं डाउट सॉल्विंग सेशंस, उसके बाद आपको हमारे टेस्ट पेपर, असाइनमेंट सब मिल जाते हैं, जिससे आपकी एक ओवरऑल
कह सकते हो आप, तैयारी हो जाती है आपके एग्जामिनेशंस की। ठीक है, ज़्यादा डिटेल्स के लिए हमारी ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां आप डाउनलोड करके इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। हम करते हैं आज के लेक्चर को खत्म। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करना, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशंस, क्योंकि आजकल हर हफ्ते होते रहते हैं। टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।